अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अहद नज़ीर है। मैं सेंटर फॉर प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट STPI से को हेड करता हूँ। आज की हमारी मीटिंग जो है ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग बेटर बिजनेस रेगुलेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो सही मानों में जो है वो मुतारिफ की जा सके। इसके लिए हमने काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स को आज मदऊ किया है। हमारे पास इनिशियली प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर जो है उनका कीनोट एड्रेस है। उसके बाद हमें गवर्नमेंट से डॉक्टर इरफा इकबाल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर नजीबुल्लाह चीफ टैक्स पॉलिसी हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके अलावा जावेद बदर साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन कर रहे होंगे, वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा शबान खालिद साहब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे होंगे समेटा की तरफ से। और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर से हमारे पास जो है ये फैसलाबाद स्मॉल ट्रेडर्स चैम्बर के प्रेसिडेंट मियां जफर इकबाल साहब हैं और इसी तरह कुछ और हमारे पास ACCA के प्रेसिडेंट सजीद साहब हैं और इसके अलावा ICMA से हमारे पास जो है इकबाल गौरी साहब ज्वाइन कर रहे होंगे। इस मीटिंग का मेन जो मकसद है वो ये है कि हम सबको पता है कि मसाइल हैं। एक पूरी इस टाइम पे बिजनेसेस जो हैं उनको मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं। अब उनके हम थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि हम लोग सोल्यूशन की तरफ आने की कोशिश करें। इसके लिए मैं पहले दावत दूंगा डॉक्टर वकार ऑब्जेक्टिव्स बता दें मीटिंग के और उसके बाद हम लोग कीनोट एड्रेस की तरफ चले जाएंगे। थैंक यू। ओवर टू यू वकार साहब। Thank you, Ahad. And let me start by thanking the worthy rector, Professor Dr. Tanveer Hussain Saab and his very dynamic team on taking this initiative. और पिछले माह जब मुलाकात हुई थी हमारी NTU की टीम से, तो उस वक्त जाहिर है हम लोगों ने इसको कंसीव किया कि आने वाला बजट जो है वो भी जाहिर है एक कोविड बजट होगा। कोविड के अंदर मुश्किल हालात में बजट बन रहा होगा और उसके अंदर किस तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर को और बिलखसूस जो SMEs हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, उनकी सस्टेनेबिलिटी को कैसे जो है वो इंश्योर करना है। और उसी डिस्कशन से इस मीटिंग का जो था एक ज़रूरत जो थी वो महसूस हुई। और आज मुझे बहुत खुशी है कि NTU और STPI they are partnering together in discussing these budget proposals, tax proposal, trade proposals, and also aiming to submit these proposals to the federal and provincial government ताकि मई से पहले पहले जो है वो इन प्रपोजल्स के ऊपर वर्किंग की जा सके और हमारी SMEs की सस्टेनेबिलिटी पे जो है वो काम हो सके। और टाइमिंग जो है वो इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। एज यू हैव सीन फ्रॉम यस्टरडेज इवेंट्स के हमारी फाइनेंस टीम जो है वो अब ट्रांजिशन में है और एक नए वजीर ख़जाना जो है उन्होंने ज्वाइन किया है, हमाद अजहर साहब ने। और नाउ इज़ द टाइम कि हम कुछ अच्छे प्रपोजल्स जो हैं वो हमाद साहब को पेश करें, ख़ास तौर पे क्योंकि ये एक मुश्किल साल होगा गिवन के इंसिडेंट्स ऑफ पैंडेमिक इज स्टिल देयर जी। I'm also honored ji to introduce the National Network of Economic Think Tanks जिसकी partnership के साथ आज हमने ये किया है। और हमारा मैसेज जो है वो इस नेशनल नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक थिंक टैंक्स के 11 जो दूसरे मेंबर्स हैं वो भी आज सुन रहे हैं और बड़े प्रेस्टिजियस नेटवर्क मेंबर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम NTU इसके अंदर IBA कराची है, आइन साइंसेस पेशावर है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पाइड और लम्स अमंगस्ट अदर्स। सो मैं उनको भी आज वेलकम करता हूं जो नेटवर्क पार्टनर्स हैं। और मेरा ख्याल है ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इसी एक कोएलिशन ऑफ रिसर्चर्स, कोएलिशन ऑफ एडवोकेसी एक्सपर्ट्स के साथ ही आगे चल सकती है। एक कोएलिशन ऑफ चेंज होनी चाहिए जहाँ पे नॉलेज पार्टनरशिप्स जो हैं उनको हम स्ट्रेंथन करें और फिर we should demand some consensus driven reforms.
अब रिसर्च और तहकीक ज़ाहिर होती रहती है एसएमईज पे, टेक्सटाइल पे और दूसरे जो अहम सेक्टर्स हैं इकोनॉमी पे, लेकिन उसको थोड़ा सा इंक्लूसिव रखना जो है वो चैलेंज होता है। और हमने माजी में यही देखा है कि इस तरह की प्री बजट मीटिंग्स जो होती हैं उनमें जो स्ट्रॉन्गर वॉइसेस हैं उनका मैसेज तो कैरी हो जाता है पावर कॉरिडोर्स को, और उनके लिए बजटरी प्रपोजल्स एक्सेप्ट भी हो जाते हैं। लेकिन जो एमएसएमईज की वॉइस है, स्टार्टअप्स का जो पर्सपेक्टिव होता है, वो उस तरीके से कन्वे नहीं होता। और मुझे बहुत खुशी है आज यहाँ पे इस मीटिंग में स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज की रिप्रेजेंटेशन मैं देख रहा हूँ। प्रेसिडेंट साहब भी तशरीफ लाए हैं स्मॉल चेम्बर के, और आई थिंक ये वो वॉइसेस हैं। मैं स्टार्टअप्स देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आज ऑडियंस लिस्ट में इंक्यूबेटर्स को देख रहा हूँ। ये वो वॉइसेस हैं जिनके लिए हमें एक आउट ऑफ द बॉक्स जो है बजट और आउट ऑफ द बॉक्स इकोनॉमिक प्रपोजल्स की ज़रूरत रहेगी। टेक्सटाइल्स बहरहाल आने वाले दिनों में इट विल कंटिन्यू टू प्ले परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर एक्सपोर्ट्स जी। और अब सीपेक के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो B2B पार्टनरशिप्स हैं वो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ही मुतवक्के हैं, ख़ास तौर पे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं फैसलाबाद में, और जो दूसरी भी प्रायोरिटी इकोनॉमिक जोन्स हैं वहाँ पे भी हम टेक्सटाइल का एक बहुत अहम रोल जो है वो देख रहे हैं। और टेक्सटाइल का रोल इसलिए भी अहम है क्योंकि पोस्ट पेंडेमिक रिवाइवल के अंदर इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कोई तकरीबन पिछले 5 माह से 2 अरब से 2 अरब डॉलर के ऊपर इस वक्त जो है वो परफॉर्म कर रही हैं, विच इज़ वेरी इंकरेजिंग अगर आप कंपेयर करें अपने नेबरहुड के साथ जिनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डाउन हिल हैं। तो हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो हैं इस वक्त 2 अरब डॉलर मंथली पिछले 5 माह से चल रही हैं, और उसमें टेक्सटाइल का एक अहम रोल है। ये कुछ मेरा ख्याल है ब्रीफ मेरी तरफ से एक किस्म का एजेंडा सेटिंग इनपुट्स थी, और इट्स बैक टू यू ahad, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू टुडेज प्रोसीडिंग्स जी। शुक्रिया जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर हुसैन, डायरेक्टर नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, कि वो अपना की नोट एड्रेस हमें दे सकें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum to everyone. First of all, I'm extremely grateful to STPI in general and Dr. Waqar Ahmed in particular for providing me this opportunity and arranging this tremendous seminar. अगर आप थोड़ी सी इजाज़त दें तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो ये कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी हुई है, और दूसरा ये कि उसकी एक्सपोर्ट्स कितनी ज़्यादा है। रिसेंट हिस्ट्री में हम चाइना को देख रहे हैं कि उसने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और उसके बाद फिर एक्सपोर्ट्स उसकी बहुत टॉप पे गई, जिसकी वजह से उन्होंने पॉवर्टी एलिविएशन में ज़बरदस्त काम करके दिखाया। और पाकिस्तान में चूँकि टेक्सटाइल जो हमारी मेन इंडस्ट्री है और मेन एक्सपोर्ट है, तो लिहाजा इसी की के कॉन्टेक्स्ट को लेके मैं थोड़ा सा आपसे कुछ गुजारिशात करूँगा। ओवरऑल अगर देखा जाए कि दुनिया में टॉप 5 कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं, तो नंबर 1 पे जो चीज़ आती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आती हैं। बहुत बड़ी मार्केट है, 2700 अरब डॉलर की मार्केट है। अनफॉर्चुनेटली ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में अभी तक ग्रो नहीं कर सकी। हमारी $1 बिलियन तो बहुत दूर की बात है, $0.15 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, जबकि चाइना $771 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करता है। दूसरी जो मेजर इंडस्ट्री दुनिया में है वो मशीनरी है, इंडस्ट्रियल मशीनरी। बहुत बड़ी मार्केट है, 2200 अरब डॉलर की मार्केट है। चाइना 417 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है, और हम मशीनरी में भी बहुत अभी पीछे हैं, $0.15 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं। ये 2 बड़ी इंडस्ट्रीज जो दुनिया में हैं, हम उसमें अभी बिल्कुल नहीं है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक नहीं होगी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो आने बहुत मुश्किल है। ऑयल्स एंड फ्यूल्स तो किसी मुल्क में अगर हों तो जाहिर है फिर ही एक्सपोर्ट होंगे, इसको हम स्किप कर जाते हैं। ऑटोमोबाइल एक तीसरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि किसी भी मुल्क की इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। उसमें भी हमारा अभी शेयर ना होने के बराबर है। टेक्सटाइल अलबत्ता ये दुनिया में 5वीं बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें पाकिस्तान जो है वो $13.1 बिलियन पे खड़ा है। पिछले कोई तकरीबन $13 बिलियन की करीबी पिछले 10 सालों में यहीं पे स्टैग्नेंट है।
और चाइना ने इतनी तरक्की करने के बावजूद भी ये अभी इस टेक्सटाइल को नहीं छोड़ा, अभी भी 250 अरब डॉलर से ज़्यादा वो साल की एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर टेक्सटाइल मशीनरी को भी इंक्लूड कर लिया जाए, तो चाइना की जो टेक्सटाइल मशीनरी और टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं, दोनों मिला के उसकी दूसरी बड़ी एक्सपोर्ट दुनिया में बन जाती है। तो लिहाजा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। अगर हम फेवर नहीं करेंगे अपनी टैक्स पॉलिसीज़ में या बजट में, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, वो नहीं होगी तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत मुश्किल है। अगर हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स देखें टॉप 10, तो टेक्सटाइल ही हमें नज़र आती है, बाकी कोई शय काबिल ज़िक्र नज़र नहीं आती। दूसरे नंबर पे सीरियल्स आते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छी बात है कि हम रॉ फॉर्म में सीरियल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। हम राइस एक्सपोर्ट करना, व्हीट एक्सपोर्ट करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। हमें वो पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि इनसे कुछ प्रोडक्ट्स बने, व्हीट की कुछ प्रोडक्ट्स बने जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगे, इसी तरीके से राइस की कुछ प्रोडक्ट्स बने, राइस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगे, वो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करें वैल्यू एडेड, तो फिर भी बात है। रॉ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और दूसरा ये कि हम पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं और फिर हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ जाती है, हमने प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं की होती। अगर हम टॉप 10 अपनी देखें एक्सपोर्ट्स, तो इसमें बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स नहीं है, बड़ी सिंपल सी प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादातर रॉ फॉर्म में प्रोडक्ट्स हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें जो वैल्यू एडेड जो चीज़ें हैं, या जो इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होती हैं, वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट की जाएं, तो फिर हमारी तरक्की जो है वो मुमकिन है। अगर हम अपनी इंपोर्ट्स देखें, तो ज़ाहिर है ऑयल हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट है, और मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स ये दो बहुत बड़ी हमारी इंपोर्ट्स हैं। अब अगर हमारी अपनी लोकल इंडस्ट्री अगर हो इलेक्ट्रॉनिक्स की और मशीनरी की, तो फिर ये इंपोर्ट्स का बिल भी कम हो जाए। और चूंकि ये दुनिया में बहुत बड़ी मंडियां हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी की, अगर हमारी अपनी इंडस्ट्री होगी तो हम एक्सपोर्ट में भी कुछ शेयर प्ले कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है और मशीनरी की इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको लगवाया जाए, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो एक पहला स्टेप है। उसके बाद फिर ये दूसरी इंडस्ट्रियल मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, और फिर साथ साथ आईटी आती है और एआई आती है। तो हम अभी पहले स्टेप पे ही खड़े हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जो कि टेक्सटाइल है। हमें उससे बहुत ऊपर जाना है, आहिस्ता आहिस्ता हमें उसकी तरफ कोशिश करनी है। अगर हम टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग की एक्सपोर्ट की बात करें, तो इसमें भी हमें तरजीह देनी पड़ेगी उन कैटेगरीज को जिनकी मार्केट बड़ी है। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ी मार्केट जो है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के अगर सेगमेंट को देखा जाए, तो वो है निटेड गारमेंट्स और वोवन गारमेंट्स की। दुनिया में 239 बिलियन डॉलर की निटेड गारमेंट और 236 बिलियन डॉलर की वोवन गारमेंट एक्सपोर्ट होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का इनमें बहुत कम शेयर है। सिर्फ 3 बिलियन डॉलर की हम निटेड गारमेंट की एक्सपोर्ट करते हैं, 2.6 बिलियन डॉलर की वोवन गारमेंट्स की करते हैं। जबकि इन्हीं कैटेगरीज में बांग्लादेश जो है वो निटेड की 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा करता है, वोवन की वो 19 बिलियन डॉलर से ज़्यादा करता है। तो वो गारमेंट की बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। उसके 4000 से ज़्यादा गारमेंट के यूनिट हैं, हमारे 1000 से भी कम गारमेंट के यूनिट हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है गारमेंट्स का कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत हो सकती है, लेबर इंटेंसिव है। और पाकिस्तान जैसे आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है, तो इसको एम्प्लॉयमेंट की भी ज़रूरत है। और एम्प्लॉयमेंट तभी क्रिएट होगी जब हम ऐसी इंडस्ट्री को प्रायोरिटाइज करेंगे जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, जो कि गारमेंट में है। तीसरे नंबर पे होम टेक्सटाइल दुनिया में आता है। पाकिस्तान ट्रेडिशनली होम टेक्सटाइल में काफ़ी हद तक रहा है, और लेकिन ये बहुत बड़ी मार्केट नहीं है। 66 बिलियन डॉलर की मार्केट है, लेकिन पाकिस्तान अभी स्टिल इसी में है। और अब खुशाइंद बात यह है कि कुछ यूनिट्स जो हैं वो होम टेक्सटाइल वाले अब गारमेंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, कॉटन फाइबर यार्न और वोवन फैब्रिक जो है, ये भी पाकिस्तान रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट करता है। 2.6 बिलियन डॉलर जो है हम कॉटन का धागा या कॉटन या उसका वोवन फैब्रिक एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि हमारी कॉटन रॉ फॉर्म में, यार्न और वोवन फैब्रिक फॉर्म में, उसकी बजाय ये गारमेंट में कन्वर्ट होके, या कम से कम बेडशीटों में कन्वर्ट होके होम टेक्सटाइल की सूरत में ये एक्सपोर्ट हो, रॉ फॉर्म में कम से कम एक्सपोर्ट हो। इसी तरीके से जो मैन मेड फाइबर यार्न और वोवन फैब्रिक है, और मैन मेड स्टेपल फाइबर है, और मैन मेड फिलामेंट फाइबर है, ये 51 बिलियन डॉलर की 36 बिलियन डॉलर की मार्केट है। लेकिन पाकिस्तान इसमें भी बहुत पीछे है।
मैन मेड फाइबर्स की एक्सपोर्ट में। फिर निटेड फैब्रिक है, फिर नॉन वूवन फैब्रिक है, फिर कोटेड फैब्रिक है। हमें डाइवर्सिफाई करने की भी ज़रूरत है। हम 1 2 3 कैटेगरीज में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी में डाइवर्सिफाई इतना नहीं हमने किया हुआ। इसके बाद अगर हम टेक्सटाइल क्लोथिंग की इंपोर्ट्स की तरफ देखें तो हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारी कॉटन की जो प्रोडक्शन है हमारी कंजम्पशन से बहुत कम है। तो हम $1.3 बिलियन की कॉटन ही इंपोर्ट कर लेते हैं। पिछले साल हमने इतनी ज़्यादा की है। फिर हमें मैन मेड जो फाइबर हैं स्टेपल फॉर्म में, और मैन मेड फाइबर जो फिलामेंट फॉर्म में हैं, और उनकी वोवन फैब्रिक, ये भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। अच्छा, ये चूंकि वैल्यू एडेड सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल होते हैं, तो इनके ऊपर टैक्सेशन बहुत कम होनी चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत कम होनी चाहिए। हमें फैसिलिटेट करना चाहिए कि हम रॉ मटेरियल की इंपोर्ट को फैसिलिटेट करें, ताकि वैल्यू एडेड सेक्टर जो है वो उसकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो उसमें compete करना उसके लिए आसान हो जाए। कॉटन चूंकि हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही कम है, तो लिहाजा इसके लिए तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना की इजाज़त लाजमी मिलनी चाहिए। मैनमेड फाइबर की प्रोडक्शन भी कम है, इसकी भी इजाज़त मिलनी चाहिए। ये 2 चीज़ें तो हमें लाजमी करनी चाहिए। अच्छा, ये जो वैल्यू एडेड गारमेंट हैं, इनकी इंपोर्ट के ऊपर ज़बरदस्त ड्यूटी होनी चाहिए, ताकि ये बिल्कुल बाहर से ना आ सके। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए है वो कॉटन प्रोडक्शन का ही है। जब पाकिस्तान की कॉटन प्रोडक्शन पीक में थी, वो 2004 का साल था, तो 11 मिलियन बेल से ज़्यादा पाकिस्तान में कॉटन की प्रोडक्शन हुई थी। लेकिन ओवर द ईयर इसकी प्रोडक्शन कम होती जा रही है। अब गन्ने की पैदावार जो है उन इलाकों में बढ़ रही है। शुगर जो है वो हम वहाँ पे प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं। अब शुगर जो है वो एक्सपोर्ट पहले कर लेते हैं, फिर इंपोर्ट करनी पड़ जाती है, और वो कोई उससे फॉरेन एक्सचेंज हम उतना नहीं कमा पाते जितना कि अगर हम कॉटन को वैल्यू ऐड करके उससे गारमेंट बना के तो उसको भेजें। अब ज़रूरत इस बात की है कि कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो ये हमारा जो कंपैरेटिव एडवांटेज है, जो रॉ मटेरियल हमारा इंडिजिनस अवेलेबल है, वो हमारा एडवांटेज भी लूज हो जाएगा। अच्छा, अब ना सिर्फ कॉटन बल्कि सस्टेनेबल कॉटन जो है, इसकी जो डिमांड है दुनिया में बढ़ रही है। इस वक्त जो सस्टेनेबल कॉटन है तकरीबन 25% के करीब है, और दुनिया की जो टॉप के ब्रांड्स हैं उन्होंने 2025 का टारगेट ये किया हुआ है कि 50% से ज़्यादा जो कॉटन है वो लेंगे, या उनकी प्रोडक्ट्स वो ऐसी लेंगे जो सस्टेनेबल कॉटन से बनी हुई हैं। तो हमारी तो कॉटन की वैसे ही प्रोडक्शन कम हो रही है, और सस्टेनेबल कॉटन जिसमें कि पानी कम इस्तेमाल हो, फर्टिलाइजर कम इस्तेमाल हो, जिसमें कि वर्कर्स को पूरे हुकूक दिए जाएं, जिसमें पॉवर्टी एलिविएशन हो, इस तरह की चीज़ें, वो वाली कॉटन की प्रोडक्शन जो है उसकी परसेंटेज भी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। अदरवाइज जो हमारे कंपेटिटर ये कर रहे होंगे वो हमारी वो शेयर भी ले जाएंगे। तो ना सिर्फ कॉटन प्रोडक्शन बल्कि सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन ये हमें बढ़ानी है नेक्स्ट 5 इयर्स में। ये सारे मशहूर ब्रांड्स आप देख रहे हैं कि ये सारे ब्रांड जो हैं ये एक अहद कर चुके हैं कि हमने 2025 तक जो है सस्टेनेबल कॉटन से बने हुए कपड़े जो है वो सोर्स करने हैं। इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स देख रहे हैं, नाइकी है, इसमें न्यू लुक है, इसमें आइकिया है, वगैरह वगैरह। अब दूसरी तरफ हम आते हैं कॉटन के अलावा जो फाइबर हैं। इस वक्त दुनिया में जितनी फाइबर की कंजम्पशन है सबसे ज्यादा सिंथेटिक्स हैं, 63% सिंथेटिक्स हैं, जिसमें पॉलिएस्टर जो है 52.2% है। अब जो पॉलिएस्टर है इसकी पाकिस्तान में प्रोडक्शन इतनी नहीं है जितनी की ज़रूरत है, लिहाजा इसकी इंपोर्ट जो है उसको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, ताकि जो वैल्यू एडेड सेक्टर है उसको रॉ मटेरियल चीपर मिले। हमारे पास पॉलिएस्टर को प्रोड्यूस करने की 2-3 मिलें हैं सिर्फ। अब या तो हम उन 2-3 मिलों को बचा लें, या फिर पूरे का पूरा जो वैल्यू एडेड सेक्टर है उसको सपोर्ट करने के लिए हम जो है वो पॉलिएस्टर की इंपोर्ट को फैसिलिटेट करें। इसके अलावा जो बाकी फाइबर हैं मैन मेड सेलोजिक फाइबर्स, उसकी भी जो ट्रेंड है या उसकी भी ज़रूरत है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अब जैसे कॉटन की सस्टेनेबिलिटी का आपका आजकल ट्रेंड है, इस तरीके से रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर की डिमांड भी आइंदा बढ़ने जा रही है। इस वक्त दुनिया में जो पॉलिएस्टर इस्तेमाल हो रहा है वो 14% जो है वो रिसाइकल्ड है, जबकि 2025 का जो टारगेट दुनिया के मशहूर टेक्सटाइल के ब्रांड्स ने बनाया हुआ है वो 45% रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर होना चाहिए इस्तेमाल। अब इस यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है कि पाकिस्तान में भी रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर के जो है वो प्रोडक्शन की भी यहाँ पे प्लांट्स लगने चाहिए, और अगर हम रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर इंपोर्ट करते हैं तो उसको भी फैसिलिटेट करने की जरूरत है। अब दूसरे जो प्लांट बेस्ड दूसरे फाइबर्स हैं, चूंकि सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, तो सस्टेनेबिलिटी में नेचुरल फाइबर जो प्लांट बेस्ड हैं
वो चूंकि रिन्यूएबल रिसोर्स होता है तो उसकी भी आहिस्ता आहिस्ता डिमांड दुनिया में बढ़ रही है। जैसे जूट के फाइबर, कॉयर के फाइबर, हेम्प के, रेमी के, बनाना के, कैपक के, बहुत सारे और फाइबर्स हैं जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और अगर हमने सस्टेनेबल रहना है अपने रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के हिसाब से इन फ्यूचर में। मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर्स में आता है विस्कोस रेयन, एसीटेट रेयन, लायोसेल, मोडेल और क्यूप्रामोनियम रेयन। तो इनकी भी, क्योंकि ये वुड पल्प से हासिल किए जाते हैं, तो इनकी भी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में बढ़ रही है। नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंस इख्तियार कर रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी है। अभी इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री जो है वो इस बात पे जोर दे रही है कि हमें जो एनर्जी है वो रीजनली कंपैरेटिव रेट्स पे मिले। अच्छा, हर मुल्क का अपना अपना एक कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। हमें रॉ मटेरियल का एडवांटेज था, तो एनर्जी हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी मेन जो हमारा सोर्स है वो हमारी हम महंगी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में इस वक्त जो ट्रेंड आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप अपनी जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्स से करें। और ये भी फैशन पैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत जितने भी मशहूर ब्रांड्स हैं टेक्सटाइल के वो सारे हैं, वो ये कहते हैं कि हमने फ्यूचर में ऐसी टेक्सटाइल मिलों से इंपोर्ट किया करनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट सपोर्ट करे अगर प्राइवेट सेक्टर को कि वो अपनी एनर्जी जनरेशन करें, लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्स से, गैस से नहीं, सोलर से कर लें। और उसको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो खुद इंडस्ट्री जनरेट कर सके, सस्ती उनको फैसिलिटेट किया जाए, उसकी जो इक्विपमेंट चाहिए उनको, या उसके लिए जो चीज़ें इंपोर्ट करनी है, स्ट्रक्चर वगैरह, उसके उसमें फैसिलिटेट किया जा सकता है। फिर ई कॉमर्स आजकल कोविड की वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन हमारे अभी भी जो ई कॉमर्स के लिए जो इंटरनेशनल जो पेमेंट का सिस्टम है, जैसे पेपाल है या इस तरह के और सिस्टम्स हैं, उसमें पाकिस्तान अभी वो फैसिलिटीज़, इतनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है इलेक्ट्रॉनिकली जितना कि दुनिया में, बाकी दुनिया में है। और ये बहुत बड़ी मार्केट है। ये 2021 में अभी ये 4.88 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट हो गई है, टेक्सटाइल के अलावा सारी हर चीज़ को देखा जाए तो। और दुनिया में 2000 के करीब तकरीबन फैशन रिटेल के स्टोर जो है ना वो बंद हो गए हैं, क्योंकि वो ई कॉमर्स का रुझान है। तो गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज बनाने की जरूरत है जिसमें ई कॉमर्स को फैसिलिटेट किया जा सके। आखिरी स्लाइड में ये कहूँगा कि वैल्यू एडिशन जो है इसके ऊपर हमें बहुत जोर देने की ज़रूरत है। अगर एक बेल ऑफ कॉटन हम वैसे ही एक्सपोर्ट कर दें तो उसकी रफली हमें $384 मिलेंगे उसके। अगर ये जो इंटरनेशनल बेल साइज़ है, पाकिस्तान का तो बेल साइज़ थोड़ा छोटा है, लेकिन इंटरनेशनल बेल साइज़ देखा जाए तो उसमें $384 हमें मिलते हैं। लेकिन अगर हम उसी की टी शर्ट्स बनाएं तो हमें तकरीबन 1217 जो है ना इसकी टी शर्ट्स बन जाएंगी। अगर $1 की भी टी शर्ट हम समझें तो 4 गुना हम ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज इसमें कमा सकते हैं अगर हम टी शर्ट बनाएं उसी कॉटन की, चाहे जाए कि हम कॉटन का बेल एक्सपोर्ट कर लें। इसी तरीके से अगर हम उसके विमेंस ब्रीफ बनाएं जिसमें सबसे कम कपड़ा लगता है तो वो 6000 से ज़्यादा बन सकते हैं, और वो 16 गुना हम वैल्यू जो है वो बढ़ा सकते हैं अपनी कॉटन की। तो जोर इस चीज़ पे होना चाहिए कि जो वैल्यू एडेड सेक्टर है उसको हम ज़्यादा तरजीह दें अपनी टैक्सेशन पॉलिसी में भी, बजट में भी, हर चीज़ में भी, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा अर्न करेगा। जो रॉ मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट के लिए हमें इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए, फैसिलिटेट नहीं करना चाहिए, बल्कि डिस्करेज करना चाहिए, डिसइंसेंटिवाइज करना चाहिए। तो ये थी मेरी ब्रीफ सी गुजारिशात। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट में मियां जफर इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपनी सुपारिशात दें। सिर्फ एक मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारा फोकस प्रॉब्लम्स पे नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशंस पे होना चाहिए इस मीटिंग में, क्योंकि टाइम बड़ा कम है। तो हम चाहेंगे कि प्रॉब्लम्स बहुत डिस्कस होगी, हम लोग सॉल्यूशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। सर इसकी ज़रूरत ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि डॉक्टर साहब का एक मुकाम जो है एक ऐसा मुकाम है कि वो जो प्रपोजल बना के भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर और मुतल्लिका इदारे उसको बाकायदा तवज्जो देते हैं और उनको पॉलिसी का हिस्सा बनाते हैं। और यकीनन आज की जो हमारी गुफ्तगू होगी, जो हमारी तरफ से प्रपोजल हम बीइंग एसएमई सेक्टर देंगे, उसके अंदर भी डेफिनेटली आप उसको अपनी तजावीज़ का हिस्सा बनाते हुए उनमें कुछ न कुछ यकीनन हमें ऐसा ज़रूर मवाद मुहैया करेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एसएमई सेक्टर मजबूत हो। हमारी ख्वाहिश है कि दुनिया के अंदर इस वक्त कोविड-19 की वजह से इनकलाब बर्पा हो गया। दुनिया के ममालिक लॉकडाउन में चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसियों की बदौलत हमारी इंडस्ट्री
उस तरह नुकसान में नहीं गई जो दुनिया के अंदर हमने देखा। यही वजह है कि पिछले साल जब लॉकडाउन का आगाज हुआ तो हमने 28 फरवरी को एक खत लिखा जो डॉक्टर साहब के पास व्हाट्सएप के ऊपर भी मैंने शेयर किया प्राइम मिनिस्टर साहब को और स्टेट बैंक को, और उसके बाद रोजगार स्कीम इंट्रोड्यूस हुई। और मुझे फख्र है कि जब फैसलाबाद चीफ मैनेजर साहब के साथ हम रेगुलर मीटिंग करते थे तो उसमें वो एक्नॉलेज करते थे कि हमारी प्रपोजल के ऊपर एसएमई के लिए बेहतरी लाई गई कि उससे फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन बैड लक ये है कि वो जो हमारे लिए फंड मुख्तस किए जाते थे 1450 बिलियन रुपीस उस मद में दिए गए जीरो रेटेड पे, जिसमें पाकिस्तान के एसएमई को मैं समझता हूँ कि शायद ही तो 40 से 50 करोड़ रुपया उसके हिस्से में आया हो। बाकी सब कॉर्पोरेट भी हमारा पार्ट है पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने में, हम उनके मुखालिफ नहीं हैं। लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर को अगर आप फरोग देते जाएंगे और एसएमई को डिस्करेज करते जाएंगे तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान की मईशत को उस तरह मजबूत नहीं बना सकते जो हम जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा, जिसको हम हर जगह पे करते हैं। हमें ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के 74 साल के अंदर अगर कोई एसएमई की तशरीह सही की गई है तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने की है, जो कि बाकायदा वाज़ेह तौर पे मौजूद है। उसके अलावा आज तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, कौमी असम्बली हो या हमारे इदारे हो, नाम लेते हैं लेकिन एसएमई के लिए अमली तौर पे जीरो करते हैं। ये मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि मैं दावा करता हूँ कि मुझे चैलेंज करें कि हमने काम किया। उसमें सुविधा के दोस्त भी बैठे हैं, इन्होंने भी वो किरदार अदा नहीं किया जो एसएमई के लिए होना चाहिए। अब चूंकि बजट आ रहा है और मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम अपनी तजावीज़ आपके आगे रखें ताकि उसको आप देखें। और मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग उसको बेहतर समझेंगे, सबसे पहले तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मेरे 10 चैम्बर हैं, चैम्बर ऑफ स्मॉल टेलर जो ऑफिशियली काम कर रहे हैं, जिसको लाइसेंस मिला और वो इस वक्त एक्टिव है। डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि एक सेमिनार रखें हमारे चैम्बर्स को, मैं उनको लीड करता हूँ पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में भी, हर साल मैं वाइस प्रेसिडेंट अपना इलेक्ट करवाता हूँ वहाँ पे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर। हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करके इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के जिस शहर में भी आप कहेंगे मैं ऑर्गेनाइज करके तमाम चैम्बर्स को वहाँ पे कॉल करूँगा, उनके ऑफिशियल्स को। आप लोग बैठे, आपके इदारे आला जैसे अभी हमाद अजहर साहब यंग मैन है और मुझे लगता है उसके अंदर पोटेंशियल भी है कि वो एसएमई के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह हम इदारों को देखें। इनकम टैक्स 3 इदारे मेरे लिए अहम, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एफबीआर और नादरा। अगर ये तीनों अपना रोल पॉजिटिव अदा कर दें तो यकीनन हम समझते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान की एसएमई की मिसाल जैसे इस वक्त कोविड-19 से आप नबर आजमा होने की दुनिया आपकी तारीफ करती है, तो एसएमई के अंदर भी हम चाहेंगे इसी तरह। लेकिन अगर आप असल जो आपके स्टेक होल्डर है, जैसे हम लोग बैठे हैं, हमारे साथ नहीं बैठेंगे, जो कि हम फील्ड में बैठे हैं, हमें पता है मसाइल क्या है। अगर तो आप 7-7, 8-8 मंजिला इमारतों में बैठे हुए जो पॉलिसी साजों के साथ बैठ के पॉलिसियाँ डिजाइन करके हमारी तकदीरें लिखते रहेंगे तो यकीनन हम इसी तरह चीखों पुकार करते रहेंगे और हमारे मसाइल हल होंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ राग़ब करना होगा। और डिजिटल ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप एक दुकानदार को तो कहो कि आप अपने कार्ड के जरिए या मोबाइल ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर करो और एक रेडी वाला बैठ के 2-2 लाख रुपए की डेली सेल कर रहा हो और उसको आप समझो कि ये छापी फरोश है। फिर ये तमीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर आपको एक रेडी बार चाहे वो 100 रुपए की सब्जी बेच रहा है या 10 रुपए की चीज बेच रहा है, उसकी भी ट्रांजेक्शन उसी तरह हो जाए और वो मुझसे ज्यादा समझदार है कि इस वक्त आप किसी पान वाली दुकान पे चले जाएं, किसी रेडी वाले के पास चले जाएं, वो उसी वक्त मोबाइल से आपको पैसे ट्रांसफर कर देगा। वो मुझे नहीं करने आते, लिहाजा मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। वो अनपढ़ है, वो है। आप इस चीज को जहां से हमारी फसल चलती है, जब उनको पैसे दिए जाते हैं तो वहां पे भी पैसे जो है थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, ताकि उसके अंदर गवर्नमेंट को 2% शेयर रख दें। ये टैक्स कल्चर का जो हमारे अंदर इस वक्त खौफ है, डर है, आप फ्री मार्केट दे दें हमारे छोटे ताजर को कि वो काम करे। इसके लिए मेरी तजवीज़ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तशरीह कर रखी है कि 150 मिलियन का बिजनेस करने वाला छोटा ताजर कहलाए। तो लिहाजा मैं कहता हूँ इसको आगाज ही 150 मिलियन से नीचे वाले बिजनेस पे करवा दें। आपको पाकिस्तान के अंदर कपड़ा मार्केटें हो, यार्न मार्केट हो या कोई भी मार्केट है, सब्जी मार्केट हो, गल्ला मार्केट हो, हर मार्केट के अंदर जब इसको आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो यकीनन ये लोग करने को तैयार है। मैंने बहुत सी एसोसिएशनों से मीटिंग की है,
वो यही चाहते हैं कि हमें एक फ्रेंडली एफबीआर चाहिए, एक एफ इसके साथ और लगा दे, फ्रेंडली एफबीआर के साथ। तो यकीनन हम इसको एक क्लब समझ के इसके मेंबर बनते जाएं और इस क्लब के पास इतना पैसा हो कि ये पाकिस्तान की मईशत को जिस तरफ चाहे लेके जा सके, और ये चीजें मुमकिन है, मुश्किल है। मेरे लिए यहाँ पे इस वक्त आपके चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब हमारे साथ हैं, तो उनके लिए मेरी सिर्फ ये होगी कि वो भी इस पे देखें और इसके अंदर करें कि हमारा कुछ सेक्टर है जो विद होल्डिंग टैक्स उसको डिटेक्ट किया जाता है एट द सोर्स। जब हम सप्लाई कर देते हैं, कोई भी चीज़ इस इदारे को देते हैं, तो आपने उनको पावर दे रखी है जो विद होल्डिंग टैक्स डिटेक्ट करके उसके बाद वो पैसे सबमिट करें, एक चालान दें। मुझे क्यों उलझाया जाता है कि साल बाद मैं उन अपने जिनको मैंने सप्लाई किया होता है उनसे मिन्नतें तरले करता हूं कि मुझे वो टैक्स का चालान दे दे ताकि मैं अपनी फाइल रिटर्न सबमिट करूं। मुझे ऑटो डाउनलोड की सहूलत दे दीजिए यहाँ पे, और ये मुमकिन है, इस वक्त कोई मुश्किल नहीं कि अगर आपका। इसी तरह नादरा से मेरी दरख्वास्त होगी कि वो अपना हर शनाख्ती कार्ड जो चिप वाला जारी करें, और हमें इन जो हमारी इंटरनेशनल यहाँ पे हमारे पास आए हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पे सेलुलर कंपनियां, कार कंपनियां, ये जो मुल्क को लूट रही हैं, खुदारा हमें इनसे बचाया जाए। और सबसे ज्यादा एसएमई लूट रहा है। हमें जो हमारे लिए फंड स्टेट बैंक मुकर्रर करता है 2% प्लस 4%, वो हमें नहीं दिया जाता। हमें कहा जाता है कि काइबर प्लस दूसरे पे चले जाओ तो फौरी आपको फंडिंग हो जाएगी। तो ये खुदारा इसके ऊपर आप पॉलिसियां बनाते वक्त इससे भी इम्प्लीमेंटेशन का भी कोई इसके ऊपर कोई तजावीज रखे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है। और इस वक्त कॉर्पोरेट लोगों के बैंक हैं, वो नहीं चाहते कि एसएमई को फंडिंग करें, तो लिहाजा मेरी इसमें भी इस तजवीज़ ये है इस बजट के लिए कि उनके लिए जो 2% पे फंड है वो आप उसको एलोकेट करवा के थ्रू नादरा हमें जो है नादरा और एफबीआर, मैं एफबीआर के पोर्टल में जाऊं, अपनी आईडी खोलूं, अपनी सबमिट कर दूं एप्लीकेशन के मुझे इतना फंड चाहिए। एफबीआर के पास मेरा रिकॉर्ड मौजूद होता है कि मैं कितना मेरे एसेट है, क्या मेरी प्रॉपर्टी है, उसका कितना मेरा बिजनेस वॉल्यूम है, मुझे वो उसका 50% ना सही 30%, 35% एलोकेट करवा दे, एक ईमेल कर दे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मुझे वो पैसे मेरे आई बैन के अंदर पैसे चले जाए और इसकी इंस्टॉलमेंट जो थोड़ा सा शॉर्ट कर जी मैं शॉर्ट में मैं तकलीफ दे रहा हूँ, मैं कोई सब लोगों ने बोलना है ना, मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ हम दोबारा वापस आ जाए। सर मैं माफी चाहूंगा, फिर दोबारा वापस तजावीज लेनी है तो फिर मैंने पहले कहा था कि थोड़ा सा टाइम दें हमें मसला, या इसके लिए हमारे साथ सेशन रखवा लें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर वकार साहब सुन रहे हैं, हमारे साथ सेशन रख ले, हम इसको चाह रहे हैं कि एसएमई के लिए जो चीजें हम कर सके जिससे उनकी मईशत, वो मेरा वादा है आपसे। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि सब लोगों ने बोला। हाँ, दूसरा हमारा ये है कि फेड बैंक फैसलाबाद की अभी बात की थी, अपना वाइस चांसलर साहब ने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया फैसलाबाद की और खासकर टेक्सटाइल के ऊपर, और जैसे कि उन्होंने एक हाईलाइट भी किया कि टेक्सटाइल मशीनरी ये पाकिस्तान लानी है। 74 साल हो गए, हम कॉटन की पैदावार जो थी क्रॉप्स की इतनी ज्यादा हो गई थी कि हम बड़े खुश थे कुछ 10-12 साल पहले, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा वो स्लप आया कि हम डूबते चले गए। तो लिहाजा हमें अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों को जो है उसके ऊपर फोकस करना होगा ताकि वो ऐसे हाइब्रिड सीड दें जिससे हमारी पैदावार बढ़े और खासकर हमारा जो ग्रोर है उसको एक्नॉलेज किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फी एकड़ पैदावार ला के हमें इम्पोर्ट, अगर एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए हम चीनी इम्पोर्ट कर रहे हैं, कॉटन इम्पोर्ट कर रहे हैं, वीट इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है इनके ऊपर हमें तवज्जो देनी होगी कि ताकि हमारी एक्सपोर्ट, जब इम्पोर्ट का बैलेंस 10-12 बिलियन डॉलर उस तरफ निकल जाता है तो हमारी इम्पोर्ट कभी भी वायबल नहीं हो सकती। तो लिहाजा जब हमने करना है, ये पाकिस्तान की तारीख का वाक़या है कि कोई 17 साल बाद पाकिस्तान में ये चीज़ हुई है कि 7 माह के अंदर 912 मिलियन डॉलर सरप्लस गया है, और जबकि इसी पिछले 7 माह का पिछले साल 7 माह में 2544 मिलियन डॉलर खसारा था। तो लिहाजा ये पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से ये आया है, ये हमने कर्ज नहीं लिया। और आपको 3.5 बिलियन डॉलर अगर पाकिस्तानी कौम ने 7 माह में दे दिया, तो जबकि IMF से आप क्या ले रहे हैं, एक 1.4 बिलियन डॉलर आपने पहले लिया था 5 बिलियन डॉलर में से 0.5 बिलियन अभी दिया है 2 सालों में, 2 बिलियन डॉलर भी नहीं मिला। तो मेरी कौम ने क्या दे दिया आपको, 3.5 बिलियन डॉलर। तो खुदारा इनको एक्नॉलेज करते हुए इसके ऊपर फोकस करें ताकि हमारा एसएमई सेक्टर जो है
वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें, उन्हें आजादी दे काम एक राउंड करके फिर आपके पास वापस आते हैं सर। थैंक यू। और ये आप लोगों से वादा है सर, ये अगले एक हफ्ते के अंदर हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी, हम स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर एक से ज्यादा मीटिंग्स करवाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं सजीद असलम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो अपनी इंटरवेंशन दे दें। Thank you, sir. So I'll try to do it very quickly. Pehli cheez, we will not be looking at from a budget proposal from what to be taxed and what not to be taxed. We will be looking more on an allocation where the money should be spent. So हम लोग definitely एक budget proposal पे अलग से taxation के perspective से काम करेंगे, वो बहुत comprehensive है, वो इतनी quickly हो नहीं सकेगा। So हमारा एज ए ACCA व्यू ये है और हमारी लर्निंग ग्लोबली ये है, अनलेस अंटिल वी गो विद द वैल्यू चेन कॉन्सेप्ट, तब तक हम चीजों को एड्रेस नहीं कर पाते। सो अगर हम वैल्यू चेन टेक्सटाइल की देखें तो वो जैसे बड़ा राइटली पिक किया था, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एग्री। सो वहां से आपका एक पोर्शन शुरू होता है एंड इट गोज अप टू द सेल्स एंड अपॉइंटिंग द एक्सपोर्ट एजेंट एंड द ब्रांडिंग ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ। सो इसमें just quickly on the value chain, there are a couple of areas which require immediate attention. एक definitely जो हमारे पास quality of input है, उसके लिए जैसे अभी पहले भी बात हुई, तो we would stress more and more on that कि हमारे पास उन inputs के लिए, whether it's coming from an agri side, it's coming from a chemical side, a chemical industry, from a machinery side, all those things need to be evaluated कि हमने local बनानी है या हमने एक ट्रांजिशन से चलना है इंपोर्ट टू रिप्लेसमेंट वाले साइकिल पे, तो उसकी 3 से 5 साल की स्पेंडिंग एंड प्लानिंग बहुत क्लियर होना जरूरी है। फिर हमारे पास जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है which is commercial attaches who are sitting out there and they have to assist the businesses and particularly the SME sector जो खुद वहां पे जाके अपने ऑफिसेस नहीं बना पाते, how they can engage those SME in their different forums to really promote those sectors and promote their businesses at the same time. So commercial attaches का role जो है वो एक important role है. If that's not working, then we need a certain mechanism जहाँ पे इन exports को उन trade fairs में highlight किया जा सके कि हमारा it's not only the big brands, they are the small sectors which are working here जिनको outsource किया जा सकता है। Fair treatment is the one principle which we would like कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें fairness का एक principle होना चाहिए। Sometimes for the short term gain हम जो बड़ी organization हैं, जो बड़े volumes हैं, वहां पे वो सब्सिडीज एक्सटेंड कर देते हैं, जबकि सपोर्ट जो चाहिए होती है वो SME सेक्टर को चाहिए होती है। तो वी हैव टू बी लुकिंग एट द सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म प्लान्स। एटलीस्ट 3 से 5 साल का प्लान बनेगा तो यहाँ पे चीजें चेंज होंगी। अदरवाइज 10 इयर्स में अगर हम देखें तो वैल्यू वाइज शायद हमने चेंज नहीं किया, वॉल्यूम वाइज हमारे पास इंप्रूवमेंट्स आई हैं, डेफिनेटली आई हैं, एंड दैट्स क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटी फॉर अनदर इमर्जिंग सेगमेंट विच इज अ माइक्रो एक्सपोर्ट्स। जो बच्चे इन्हीं टेक्सटाइल को वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट करके माइक्रो एक्सपोर्ट्स की साइड पे जा रहे हैं टेक्सटाइल में, उनको भी फैसिलिटेट करने की जरूरत है, जहां पे माइक्रो एक्सपोर्ट्स, माइक्रो पेमेंट्स, दैट्स बेसिकली इट्स नॉट गोइंग टू जनरेट वॉल्यूम्स बट डेफिनेटली इट्स गोइंग टू क्रिएट मोर रेपुटेशन फॉर पाकिस्तान। कि पाकिस्तान इज अ वन कंट्री जहां पे वो टेक्सटाइल जो है वो आप छोटे छोटे जो यहाँ के प्लेयर्स हैं और इवन इंडिविजुअल्स हैं वो घरों तक लेके जा रहे हैं, एंड दे क्लियरली स्टेट दैट कि ये टेक्सटाइल पाकिस्तान से आई हुई है और उसके ऊपर किसी और की ब्रांडिंग नहीं होती। तो वो रेपुटेशन वाइज वो माइक्रो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से। डेफिनेटली यहाँ पे सर्विस टैक्सेस के इशू हैं प्रोविंशियल साइड के, उसकी क्लैरिटीज की जरूरत है। ऑटोमेशन ऑफ विद होल्डिंग टैक्स ऑलरेडी इन्होंने पिक किया, ये एक अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट होती है व्हिच वी आल्सो हियर फ्रॉम आवर मेंबर साइड एज वेल, कि जब आपको ईयर एंड पे सारे विद होल्डिंग टैक्स के चालान इकट्ठे करने पड़ते। सो जस्ट टू समराइज दैट, आई थिंक हमारे पास जो इस वक्त सोल्यूशन है और बड़ा अच्छा सोल्यूशन है, जस्ट हम अपना फोकस 12 महीने से 3 साल पे ले जाएं और हम फ्रेमवर्क पे काम करें और बजट की स्पेंडिंग देखें कि उस फ्रेमवर्क के लिहाज से वो फैसिलिटेशन कहां से आ रही है। डेफिनेटली उस बजट में कुछ टैक्स से कलेक्शन होगी, कुछ आई एम श्योर स्टिल लैंडिंग से वहां पे स्पेंडिंग होगी, लेकिन उस स्पेंडिंग हेड्स को देखना और उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना ओवर द 3 ईयर, दैट्स अ वन एरिया व्हिच वी वुड लाइक टू हाईलाइट। और हमने ग्लोबली कहीं पे भी
रेवोल्यूशन आता नहीं देखा सिर्फ और सिर्फ टैक्स सब्सिडीज और टैक्स इंसेंटिव के थ्रू। हमने हमेशा एक लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है और उसकी कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग है, उस पे रेवोल्यूशंस आते देखे हैं इंडस्ट्रीज में। तो यही मेरी सजेशन होगी कि इस बजट में हम जब जाएं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ वी कैन get more taxes or less taxes, it should be where those taxes are going to be deployed, और वो किसी पॉलिसी को रेफर कर रहे हैं या एडहॉक है। So these are the my submission from a ACCA side, but definitely budget पे जो taxation पे जो हमारे proposal हैं वो definitely ACCA की side से एक separately जा रहे हैं। So thank you for inviting us and giving us an opportunity to share our views. May I request Mr. Mohammed Awais from ICAP to go up next? Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, and first of all, thank you very much STPI management, obviously, for arranging this focused discussion and inviting us for submitting our proposal. As it has already been discussed, that there is no argument that for the country like us, imports are definitely creating hurdles in our economic growth, and also for restricting the employment and foreign exchange issues. So all these are created from the imports. और particularly मैं जब पाकिस्तान को देखता हूँ तो surely हमने last many years से अगर मैं देखूँ तो हमारी जो policies हैं वो towards tilt रही हैं कि हम imports की situation को किसी directly और indirectly हम promote करते गए, क्योंकि शायद हमने इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। और उसमें बोथ साइड्स आई कैन से द रेगुलेटर साइड डेफिनेटली उनकी जो पॉलिसीज आ रही हैं और जिस तरह की चीजें हैं, एंड सिमिलरली फॉर द बिजनेस साइड भी जो है वो कुछ इश्यूज रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऑब्वियसली जब हम गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं, कोई प्रपोजल सबमिशंस की बात कर रहे हैं, बजट की प्रिपरेशन की कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम गवर्नमेंट के लिए ऐसी पॉलिसीज को रिकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि जिसमें वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए भी फोकस करें और लोकल इंडस्ट्री को अगर सपोर्ट मिल जाए तो उसमें, और इसका जो श्योरली जो एडवांटेज हमारा मिलेगा, दिस विल नॉट बी अ शॉर्ट टर्म एडवांटेज, रादर इट विल बी अ लॉन्ग टर्म। और हाँ, उसमें शुरू में प्रॉब्लम्स भी आएंगी उस सारे को कवर अप करने के लिए। तो इसमें हमारा जो मेन अभी जिस तरह भी डिस्कशन हो रही थी कि एक तो हमारे इंपोर्ट वर्सेस इंडस्ट्री की तरफ बात करनी चाहिए। सेकंड जो चीज है जो डिफरेंस क्रिएट करती है कि वेदर टू गो फॉर अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल्स जो इंडस्ट्री है, या टू हेल्प द स्मॉल एंड मीडियम। श्योरली फ्रॉम द बोथ साइड्स, जो अगर मैं देखता हूँ कि लार्ज वर्सेस स्मॉल के अंदर जो है जो आ रहे होते हैं, तो दोनों के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो हमारे लोकल इंडस्ट्री में बड़े यूनिट्स के नंबर बहुत कम है एज कंपेयर टू कि जब भी कोई मेगा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आई तो दैट इज थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, और हम गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा उसमें इनिशिएटिव लेती रही कि हम किसी भी तरीके से हम एफडीआई को अट्रैक्ट कर लें, और शायद लोकल की तरफ बहुत ज्यादा जो है बिजनेस कम्युनिटी की तरफ बहुत ज्यादा नहीं आप कह लें फोकस रखा गया, और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ रहा होता है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ रहा होता है वो श्योरली अपना पे बैक पीरियड भी देख रहा होता है, उसने कितने पीरियड के अंदर अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको वापस लेके जाना है। तो एफडीआई का फ्लो अगर एक टाइम के ऊपर हो रहा होता है तो उसी टाइम के ऊपर फिर और ओवर द पीरियड जो है वो आउटफ्लो भी बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो उस एंगल से भी हमें, मेरा ख्याल है, ये भी एक पॉइंट कभी ना कभी हमें देखना चाहिए कि क्या हम किसी तरीके से हम लोकल अपने बिजनेस कम्युनिटी है उसको किस तरह जो है वो बेनिफिट दे सकते हैं। इसमें जो अगर मैं टुवर्ड द सजेशंस की तरफ आता हूं तो एज फार एज द, क्योंकि दो तीन एंगल्स हैं, मतलब अगर आप इसको देखें कि एक तो टैक्स साइड प्राइमरीली आ रही होती है कि किस तरह हम बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। सिमिलरली जो फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट आ रही होती है कि वहां पे गवर्नमेंट अपना रोल क्या प्ले कर सकती है, एंड थर्डली इंडस्ट्री को ओवरऑल लगाने के लिए जिस तरह की सिचुएशन है वो यहाँ पे क्या उसको एक वर्किंग एनवायरनमेंट किस तरह की पॉजिटिव जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए, सो दैट द पीपल शुड बी एनकरेज।
Frankly, if I see the taxes side, हमारे जो situation है, it's not good. It's a very complex. और अगर मैं number of taxes ही count करना शुरू करूं तो मैं कहता हूं कि हाँ यार, ये तो industry के ऊपर जितनी compliances और taxes का impact आ गया हुआ है, तो it becomes a very difficult. पर्टिकुलरली अगर कोई नई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहता है, कोई एसएमई सेक्टर है, तो उसकी तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी हाई हो जाती है वहाँ टैक्सेस साइड पे और कंप्लायंसेस साइड के ऊपर कि उसको उसके लिए एक चैलेंज होता है कि वो सारी चीजों को करना. तो इन माय व्यू वी हैव टू गिव सजेशन टू द गवर्नमेंट. फर्स्टली, रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ टैक्सेस एंड सिमिलरली ओवरऑल क्वांटम. मतलब हम जब बात कर रहे होते हैं, शायद वो गवर्नमेंट जब भी बात करती है तो वो आइसोलेशन में बात करती है. लाइक वो कहेंगे जी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का रेट 29% है, यू कैन कंपेयर विद द अदर टेरिटरीज, और वहां पे भी टैक्सेस ज्यादा हैं. फिर लेकिन वो जो वहां इग्नोर कर रहे होते हैं कि जब आप कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर, तो उसके साथ WWF भी लगा रही है 2%, 5% WPPF भी लगा रहे हैं. फिर वही इंडस्ट्री जो है वो EOBI के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रही है, वो सोशल सिक्योरिटी के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रही है. तो ओवरऑल अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो मे बी अराउंड 40-50% के करीब हम नंबर के ऊपर पहुंच रहे होंगे, विच इज नॉट बियरेबल फॉर द बिजनेस. तो हमें जब भी मेरा ख्याल है पॉलिसी मेकर्स को बात करनी चाहिए, उस वक्त एक तो पॉलिसी मेकर हमारे यहाँ एक और बड़ी शेल्टर ले रहे होते हैं कि ये फेडरल टैक्सेस हैं, ये प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, इसके लिए आप जाके प्रोविंस से बात करें, इसके लिए जाके फेडरेशन से बात करें. तो उसके ऊपर कोई जॉइंट फोरम होना चाहिए. जब भी आप टैक्सेस की और बात कर रहे हो तो देयर मस्ट बी वन जॉइंट फोरम जिसके अंदर तमाम प्रोविंस के भी लोग मौजूद हों, तमाम फेडरेशन के लोग भी मौजूद हों, और वो टोटल टैक्सेस को एनालाइज करके टोटल टैक्स कॉस्ट को जब कैलकुलेट करें तो उसकी बेसिस के ऊपर रेट फिक्स कर रहे हो कोई भी चीज का, और वहां जितनी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है उसको कर लें. वन थिंग. सेकेंडली, उसकी तमाम कंप्लायंसेस को, यानी कुछ चीजें बहुत सिंपल हैं, लाइक EOBI और सोशल सिक्योरिटी की कंप्लायंस को इकट्ठा किया जा सकता है. लाइक अब प्रोविंशियल टैक्सेस के अंदर इतना प्रॉब्लम हो गया कि अगर कोई बिजनेस जो है वो 4 प्रोविंस और इस्लामाबाद के अंदर ऑपरेट कर रहा है, तो उसको पता नहीं नंबर ऑफ टैक्स रिटर्न्स जो मंथली बेसिस पे फाइल करनी है, तो वो काउंट करें तो वो इतना बड़ा नंबर हो जाता है कि आप कहते हैं ये क्या हो रहा है. तो वहां पे एक जो फेडरल इनकम टैक्स और प्रोविंशियल टैक्सेस को एटलीस्ट कंप्लायंसेस की हद तक उनको कुछ इकट्ठा करने की जरूरत है. तो हमें टैक्सेस साइड के ऊपर आई एम नॉट अभी यानी अगर ओवरऑल पॉलिसी के तौर के ऊपर देखूं तो मैं पहले तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी प्रपोजल बनाई जाए वो टोटल टैक्सेस का क्वांटम को आइडेंटिफाई करें अंडर ईच हेड, चाहे वो टैक्स की फॉर्म में जा रहा है, फी की फॉर्म में जा रहा है, रेगुलेशन, कोई भी रेगुलेटरी चार्जेस हैं, वो सारों को इकट्ठा करके और उसके क्वांटम को रिड्यूस करने की जरूरत है. वन टू. सेकेंडली, उन्हीं की कंप्लायंसेस जो है वो कम करने की जरूरत है कि ताकि जो बिजनेस है वो बिजनेस की तरफ फोकस हो, वो कंप्लायंसेस की तरफ जरा उसका फोकस जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाए, तो एटलीस्ट उनकी जो फाइलिंग रिक्वायरमेंट है वो कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर कहीं पे फाइलिंग कर दी जाए ताकि वो चीज हो जाए. नेक्स्ट जो अगर यानी बिजनेस साइड के ऊपर जो फाइनेंस साइड के ऊपर आए, ऐसा रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट में आप वो कर लें, रैप अप कर लें काइंडली. जी ठीक है. I will try my just then I will briefly फाइनेंस साइड के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ जो बड़ा चैलेंज आ रहा होता है वो कोई भी अगर लोन या कोई लेने जाता है तो उसको सिक्योरिटीज और नंबर ऑफ कंप्लायंसेस इतनी ज्यादा होती हैं जो शायद SME सेक्टर और पर्टिकुलरली अगर कोई स्टार्टअप्स हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है. तो वहां पे भी कुछ पॉलिसीज को देखने की जरूरत है कि अगर कोई SME सेक्टर आ रहा है तो उसको किस तरह से गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकती है कि गवर्नमेंट को डिफॉल्ट होने के रिस्क को भी मिनिमाइज कर दिया जाए और दूसरी तरफ बिजनेस को जो है वो पैसे भी मिल जाएं. तो अगर आप इस तरीके से इसको फाइनेंसेस प्रोवाइड कर देते हैं, टैक्सेस की रिफॉर्म कर देते हैं, एंड देन एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारे यहाँ जोन्स बन रहे हैं, अब इस वक्त मेरा ख्याल है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इसके ऊपर गवर्नमेंट प्रमोट भी कर रही है, और वहां पे अगर SME सेक्टर आ रहा होता है तो उसको भी मेरा ख्याल है काफी फैसिलिटेशन मिलेगी और उसके अंदर वो सारे जो होंगे वो बेनिफिट मिल रहे होंगे.
तो विद दीज आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन चीजों को अगर करते हैं तो इन माय व्यू इंडस्ट्री डेफिनेटली उसके अंदर बेनिफिट होगा, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जो है वो हमारे मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बेहतर हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बेहतर हो सकती है, और ओवरऑल एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो सकती है. So with this, thank you very much, all of you. These are the broad our suggestion from our side. Thank you, Awais Saab. I will now request Dr. Sajid Amin from STPI to give his suggestions. बहुत शुक्रिया Ahad, thank you so much. My internet may not allow me to turn the cam on, so please excuse me. मुझे लगता है कि जो जैसे सजीद असलम साहब ने कहा कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो बड़ा फंडामेंटल है. हमारी जो SMEs की पॉलिसी है वो एक रेजिजुअल पॉलिसी के तौर पे ली जाती है. वो हमारी मेन इकोनॉमिक पॉलिसी जो मेन स्ट्रीम है उसका हिस्सा नहीं है. वो रेजिजुअल छोटी मोटी टैक्स कंसेशंस दे दी जो हम अभी भी मांग रहे हैं. डेफिनेटली दे आर इम्पैक्टफुल, ऑफ कोर्स दे आर वो बेनिफिट तो देती हैं, बट मुझे लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम SMEs की है वो बड़ी स्ट्रक्चरल है. और कोविड ने जो एक अपॉर्चुनिटी दी है जिसको हम बिल्डिंग बैक बेटर कह रहे हैं, उसमें जो बड़ा मेजर पोर्शन होगा वो SMEs का होगा, क्योंकि जो SMEs का शेयर इन इकोनॉमिक रिकवरी है वो डिफाइन करेगा कि हाउ इंक्लूसिव दैट इकोनॉमिक रिकवरी इज. तो मुझे लगता है कि हमें जो सजीद साहब भी कह रहे थे कि बड़ी एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस को चेंज करने की जरूरत है. ये जो बजट है, जो आने वाला बजट है, ये कोई नॉर्मल बजट नहीं होगा. दिस इज एन बजट फॉर एबनॉर्मल टाइम्स, जहाँ पे उसमें तो मेरी जो गुजारिशात हैं उसके दो ब्रॉडर हिस्से हैं. जो टैक्सेस के मामलात हैं वो बहुत हद तक ऑलरेडी जो मैंने कहना था वो कवर हो चुका है कि कहाँ उनको जो टैक्स लाइंस बहुत ज़्यादा है उनको कम किया जाए, कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाए. सो लेट मी फर्स्ट फोकस ऑन के इकोनॉमिक रिकवरी के कॉन्टेक्स्ट में SMEs को कहाँ सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है. बट माय मेजर जो पोर्शन होगा दैट इज हमने जो SDPI में काम किया है, वी आर प्रपोजिंग ए फ्रेमवर्क for strategic directions for SMEs agenda of Pakistan. तो I'll just give a couple of points उसके context में. तो in terms of economic recovery, जो मुझे लगता है कि जो हमने जो एक स्टडी भी की है उसमें यह है कि जो आपका fiscal stimulus है वो कंटिन्यू रहना चाहिए. वो अगर आप एक स्टेबलाइजेशन बजट बना रहे हैं तो शायद वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उस पर कट आए. तो जो फिस्कल स्टिमुलस के अंदर तमाम जो मेजर्स जो SMEs को सपोर्ट पैकेज की सूरत में दी गई थी, वो ना सिर्फ जारी रहनी चाहिए बल्कि उनका जो एलोकेशंस है वो मजीद बढ़नी चाहिए. मसलन हम ये एक एस्टिमेट है हमारा कि जो लास्ट ईयर दिया गया था वो तकरीबन 100 बिलियन के करीब था जो एग्रीकल्चर और SME सपोर्ट पैकेज के लिए रखा गया था. उसको एटलीस्ट डबल करने की ज़रूरत है. और अगर हम जो रिसेंट बजट गया है इंडिया का या और जो बजट आए हैं पोस्ट कोविड, तो उस उनका जो बड़ा प्राइमरी फोकस रहा है, जो वन ऑफ द सक्सेस क्राइटेरिया ऑफ ए गुड बजट वाज हाउ फ्रेंडली इट वाज टू SMEs. तो एक तो बेसिकली SMEs के कॉन्टेक्स्ट में ये है. इसी तरह अगर आपको याद हो कि इवन जब स्टेट बैंक ने अनाउंस भी कर दिया था कमर्शियल बैंक्स को कि आप जो SMEs हैं उनको लोन्स दें प्रायोरिटी बेस पे, बट बहुत ज़्यादा डिसबर्समेंट्स नहीं हुई. तो वहाँ दोनों तरफ से प्रॉब्लम थी. कुछ एक्सेस के इश्यूज SMEs के हैं जो बड़े फंडामेंटल हैं, बट कुछ जो है वो रिलक्टेंस थी ऑन पार्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट और इन सारी चीज़ों की बेस पे. तो गवर्नमेंट ने एक टूल बनाया था जहाँ पे रिस्क शेयरिंग के लिए शायद 30 बिलियन के करीब जो है वो रखे गए थे. तो मुझे लगता है कि हमें उसको भी थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है, उसको कंटिन्यू रखने की जरूरत है. तो जो ब्रॉड रिकमेंडेशन इन टर्म्स ऑफ एलोकेशंस है वो ये है कि जो फिस्कल स्टिमुलस के गिर्द रखी गई है इन एडिशन टू टैक्स प्रपोजल जो अभी तक आ गई है, कि वो कंटिन्यू रहना चाहिए और वो एक्सपैंड होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी एलोकेशंस थी SMEs को सेक्टर को वो हमारे पीयर कंट्री से बहुत कम थी. तो हमें उसको एक तो बढ़ाने की जरूरत है. तो ये था इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग मॉडल्स के अंदर रहते हुए हम क्या कर सकते हैं. बट मेरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है SMEs पॉलिसी की वो इटसेल्फ चेंज होने की जरूरत है. ये जो बजट है इसके अंदर क्या हम किसी तरह ये प्रपोज कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको कर सकते हैं कि जो
आपकी एसएमईज हैं, दे शुड बी टेकन एज ए एक्चुअली डेवलपमेंट पॉलिसी। आपकी जो एसएमईज की पॉलिसी है वो एक्चुअली आपकी डेवलपमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका जो सेंटर स्टेज है वो एसएमईज जो है वो होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हमने 4 के करीब जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस जो हैं वो रखी हैं। मैं जस्ट उनको आपके सामने रख दूंगा, बाद में हम उन पे तफसील से भी बात कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि हमारी जो टारगेटेड सपोर्ट पॉलिसीज और एसएमईज हैं वो हर तमाम एसएमईज को एज ए होमोजेनस ग्रुप ले रही हैं। वो ले रही हैं कि जैसे सारी की सारी एसएमईज एक ही जैसी हैं। तो हमें इससे 2 सूरतों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की जरूरत होगी कि कुछ एसएमईज जो हैं वो किस फेज ऑफ रिकवरी पे हैं। जो 2-3 फेज ऑफ रिकवरीज हैं उनके अकॉर्डिंगली हमें टारगेटेड जो इंटरवेंशंस हैं वो डिजाइन करनी होंगी इसमें। हाँ, इस पे तफसील भी अवेलेबल है। जो दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि जो एसएमईज हैं वी हैव टू पुट एट एन इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक पॉलिसी के सेंटर पे रखना होगा एसएमईज पॉलिसी को, एंड वी शुड ट्रीट इट एज ए डेवलपमेंट पॉलिसी, एसएमईज पॉलिसी को। मैंने लास्ट ईयर भी शायद जब हमारी बात हुई तो यही कहा था कि आप तब तक कोई भी इफेक्टिव पॉलिसी डिजाइन नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई डेटाबेस नहीं हो। तो एसएमईज का जो डेटाबेस है, एसएमईज की जो मैपिंग है, खासकर जो इनफॉर्मल हमारी एसएमईज हैं, उनके लिए क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो दिस इज द थर्ड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो हम उसमें दे रहे हैं। और फाइनली जो है, जो आपका बजट हो या जो आपकी कोई भी उसके अंदर पॉलिसी मेजर्स हैं, चाहे वो टैक्स कंसेशंस हैं, चाहे वो एलोकेशंस हैं, उनका एंड पर्पस क्या है एक्चुअली। देयर शुड बी वेरी क्लियर गोल, और वो आपका होना चाहिए कि आपकी जो प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन इन एसएमईज है। हम थोड़ा सा वक्ती तौर पे तो जो हमारी पॉलिसीज होती हैं वो उनको थोड़ा सपोर्ट कर देती हैं, बट उनके जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं बहुत ज्यादा उसमें। तो जिसकी वजह से जो स्केलिंग अप का प्रॉब्लम है, जो जो स्केल अप नहीं हो रही, आपकी जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो ग्रेजुएट नहीं कर पाती टुवर्ड्स मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्री। जो जो स्मॉल हैं वो पिछले 20 साल से 15 साल से वहीं पे बैठे हुए हैं। सो देयर इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस जिसको हमें करना है। तो तमाम वो पॉलिसी मेजर्स जो हम प्रपोज कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट को लानी चाहिए, वो बड़ा क्लियर उनकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि व्हाट इज द एंड पर्पस दे वांटेड टू अचीव, एंड टू मी दैट शुड बी प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशंस इन एसएमईज, जो सेक्टर है हमारा। और इसके लिए हमारी जो एक अपकमिंग स्टडी है, मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी आउट इन ए वीक, उसमें हमने एक जो फ्रेमवर्क जो है, एक ट्रायंगुलर किस्म एक फ्रेमवर्क हमने जो दिया है, जिसको हम AAAQ फ्रेमवर्क जो है वो कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा टेक्स्ट की हद तक तो उस तरह से नहीं दे पाया, बट चूँकि पहले कवर हो गई थी तो आई थिंक कि कहीं न कहीं जो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस हैं इस बजट के थ्रू वो नज़र आनी चाहिए कि क्या है। और आई विल जस्ट क्लोज कि आई सी एसएमईज एज ए central pillar to inclusive economic recovery and economic development of any country, and Pakistan here in this case. So this should that is actually that we should focus on more in the long term, 1-3-5 years. Thank you. थैंक यू डॉक्टर साजिद। सो प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी की बात हमने सुन ली है, तो थोड़ा सा आप गवर्नमेंट की तरफ फोकस करते हैं। जी, हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड मौजूद हैं, डॉक्टर इरफा इकबाल साहिबा। सो मैडम, आपका थोड़ा सा जो फोकस अगर हमें आप दे सकें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऑफ कोर्स जनरली ट्रेड के हवाले से भी जो डिस्कशन हुई हैं, अगर उसमें कोई आपकी मजीद इनपुट है, आपको कौन सी सजेशन ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी, कौन सी इस दफ़ा पॉसिबल होंगी, कौन सी लॉन्ग टर्म है, उस पर थोड़ा सा काइंडली अपना व्यू पॉइंट दे दें। थैंक यू। Thank you very much. First of all, I would really appreciate our discussion of this sort. कि इससे brainstorming होती है, इससे issues सामने आते हैं. And once again, thank you very much for making me part of this discussion.
पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ऑब्वियसली पंजाब के हवाले से इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखने की कोशिश एटलीस्ट करता है. Plus, I just want to share with all the participants that Punjab Board of Investment and Trade is also Secretariat of Special Economic Zones. So, ex officio, I am also CEO of Economic Zones in Punjab. तो इसलिए economic zone क्योंकि अभी repeatedly जिक्र हुआ economic zones का भी, FIDMIC का भी, उसके अलावा हमारे और भी FIDMIC और FIDMIC हमारे 2 डेवलपर्स हैं जिनके अंडर हमारे 10+ SCZs हैं. तो वो भी पीबिट के उसमें आता है, मैंडेट में आता है. अच्छा, मैं इसमें जी एक बहुत फ्रैंक, ऑनेस्ट और स्ट्रेट कमेंट ये दूंगी कि मैंने बहुत ध्यान से एक लफ्ज सुना जो अभी तक बातचीत हुई. हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि चाहे वो सरकारी मीटिंग है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो थिंक टैंक्स हैं, चाहे वो कंसल्टेंट्स हैं, यहाँ पर हर कोई लीडर है, टीम मेंबर और फॉलोअर कोई नहीं है. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई सारे कर रहे हैं. हालांकि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने बिगिनिंग में एक बात कही कि हमने प्रॉब्लम्स पे कम बात करनी है, हमने सोल्यूशन पे बात करनी है. अच्छा, हम लोग प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में अपना स्पीकिंग स्लॉट का सारा टाइम ले जाते हैं. जब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो हम बड़ी बड़ी बातें करके चुप कर जाते हैं. फ्रेमवर्क पे हम बात करेंगे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे हम बात करेंगे, विश लिस्ट हम लेकर आएंगे, मैक्रो लेवल की प्लानिंग पे हम बात करेंगे, सब्सिडीज पे हम बात करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को लाने पे हम बात करेंगे, ई कॉमर्स को लाने पे हम बात करेंगे, वैल्यू एडिशन पे बात करेंगे, कॉटन की प्रोडक्शन पे बात करेंगे. लेकिन कोई ऐसा नहीं मुझे मिलता कि जो हाउ पार्ट को एड्रेस कर सके और जो थोड़े नीचे लेवल पर आकर प्रैक्टिकल बात करे कि जी अगर हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे टैक्सेस हैं, फेडरल के अलग हैं, प्रोविंस के अलग हैं, ईओबीआई है, WWF है, दूसरे टैक्सेस हैं. वो कौन से टैक्सेस हैं जिनको हम क्लब कर सकते हैं? वो कौन से टैक्सेस हैं प्रोविंशियल लेवल पे? मैं प्रोविंशियल की ज्यादा बात इसलिए करती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली कि मैं पंजाब में हूँ. ये और बात है कि आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ FBR एज वेल बिकॉज आई हैव बीन कमिश्नर इनकम टैक्स फॉर 2 years नाउ. तो एग्जैक्ट प्रपोजल अगर मुझे किसी से मिल सके, आई एम शेयरिंग इट हियर. आप में से जितने पार्टिसिपेंट्स हैं और जितने पैनलिस्ट हैं, अगर आप में से कोई प्रिसाइज और कंसाइज किस्म के कोई बुलेट पॉइंट्स में अपने प्रपोजल्स हमें भेजना चाहें पिविट को, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू सिट विद देम. मैं उनके साथ अपने दफ्तर में ऑनलाइन किसी भी तरह बैठ के डिस्कशन करने में बहुत खुश होंगी. हम अपने पंजाब के लेवल पर भी उनको प्रमोट फॉरवर्ड करेंगे प्रपोजल्स को और फेडरल में भी करेंगे. लेकिन वो ये गप से मुराद ये है कि बहुत ब्रॉड बेस्ड नहीं होने चाहिए. आप ये यहाँ वो साहब अब उठ गए हैं जो SME की बात कर रहे थे, उनको प्लीज कन्वे कीजिए मेरा पैगाम कि अगर वो SME की कोई स्पेसिफिक बात करना चाहते हैं, अगर SCZ में बात हो रही है, SCZ में इस वक्त ब्रॉड बेस्ड 2 इंसेंटिव्स हैं, ड्यूटी का है और 10 साल का इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन है. तो अगर SME के लिए कोई स्पेसिफिक इंसेंटिव या एग्जेम्पशन वो चाहते हैं इन इकोनॉमिक जोन्स, उस पे बात करें, क्रिब नहीं सिर्फ करें, सोल्यूशन एंड प्रिसाइज सोल्यूशन की तरफ आए. मुझे एक मुद्दत हो गई है चेंबर्स से और प्राइवेट सेक्टर से ये कहते कि प्लीज कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल्स दें जिनको हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मिशंस बाहर जो है हमारे, अभी यहाँ पर मिशंस की भी बात हुई कि हमारे कमर्शियल सेक्शंस बाहर क्या बात कर रहे हैं. इत्तेफाक ऐसा है कि मैं 2 मिशंस में काम कर चुकी हूँ. आई वाज इकोनॉमिक मिनिस्टर इन जर्मनी एंड आई वाज कमर्शियल काउंसलर इन चाइना. तो बात यह है कि मिशंस की वर्किंग मुझे अंदाजा है. मैं आपके चेंबर्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे प्रोजेक्ट प्रपोजल्स दीजिए, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स. मैं उन प्रपोजल्स को मुख्तलिफ मिशंस की वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करवा दूंगी. मैं अपने PBIT के वेबसाइट पे उनको डिस्प्ले करवा दूंगी. अच्छा, एक साहब ने यहाँ पर डेटाबेस पे बात की. SME का डेटाबेस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग नहीं होना चाहिए. तो ये थिंक टैंक्स बैठे हैं, ये एसोसिएशंस हैं, ये चेंबर्स हैं, प्लीज SMEs का डाटा बनाएं. और हम जो सरकार में, मैं तो कन्फेस करती हूँ हमारे कैपेसिटी इश्यूज हैं, हमसे वो डाटा शेयर करें. मैं उस डाटा को मुख्तलिफ जगहों पे डिस्प्ले कर दूंगी फॉर पोटेंशियल JVs
and for B2B and for online communication. इसी तरह एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की यहाँ पर बात हुई, बिल्कुल इंडस्ट्री को रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए. प्लीज कम अप विद अ प्रिसाइज प्रपोजल. नंबर 1, अगर सोलर लग रहा है, कैप्टिव पावर की बात हो रही है, जी वो आगे एसएमई की मैं बात कर रही थी, इन्हीं के हवाले से कर रही थी. अच्छा, तो अगर सोलर की बात हो रही है तो सोलर को आप हाइब्रिड के बगैर नहीं ले सकते, अदरवाइज उसकी स्टोरेज बैटरीज की कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है. सो व्हाट काइंड ऑफ हाइब्रिड प्रोजेक्ट आर यू सजेस्टिंग, कितने मैग्नीट्यूड का, उसके लिए प्रिसाइजली आपको टैक्सेशन की या अदरवाइज क्या फैसिलिटेशन चाहिए. दिस इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस एट दिस पॉइंट इन टाइम. सिमिलरली कॉटन प्रोडक्शन कितने एरिया में इंक्रीज होनी है, सस्टेनेबल कॉटन के लिए हमें क्या एक्शन की जरूरत है. सो इन ब्रीफ ऑल दीज थिंग्स, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे हम काम कर रहे हैं फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. बीओआई भी काम कर रहा है, पंजाब भी काम कर रहा है, पीएनडी भी काम कर रहा है, as part of the team pivot भी काम कर रहा है. I would very welcome any precise suggestions on modernization, mapping and modernization of regulatory framework, which is regulatory bulletin, जो हम फिल्टर करके आगे चलेंगे, जो वर्ल्ड बैंक का भी प्रोजेक्ट है. तो वैल्यू एडिशन हो या ये बाकी सब चीजें जिन पे मैंने बात की है, प्लीज इस पे मुझसे जिसने बात करनी है, आई एम वेरी विलिंग, सेपरेटली मेरे दफ्तर आइए, मेरे से ऑनलाइन बात करें, लेकिन प्रिसाइज बात करें. 250-250, 300-300 सफे की रंग बिरंगी रिपोर्टें मुझे नहीं चाहिए. मुझे बुलेट पॉइंट में एक्शनेबल टाइम बाउंड एक्शन प्लान्स की सजेशन चाहिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम. थैंक यू. आई थिंक इंशाल्लाह ये सीरीज ऑफ मीटिंग्स हैं. इसके बाद हम आपको प्रिसाइज प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस एसडीपीआई आपसे शेयर कर रहा होगा विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स. सर आपको दोबारा आते हैं, अभी कुछ लोग रह गए हैं तो उनको कवर करते हैं. सो जी नेक्स्ट अब वी हैव शबान खालिद साहब फ्रॉम समेडा. सो सर अगर आप इस पे कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, काफी समेडा का जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा. जी, मैं इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि जैसा कि हम लोग सारों ने बात की एसएमईज के हवाले से, तो एज ए समीडा का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से कोविड की सिचुएशन की वजह से हम लोग बिजनेस में काफ़ी पीछे रह गए हैं. तो इसमें यह होता है कि अगर गवर्नमेंट के जो लोन्स वगैरह, हम लोग ऑलरेडी लोन्स पे ब्रीफिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग्स वगैरह करवा रहे हैं, तो मज़ीद अगर हम लोग इसको बेटर कर सकें और इजी बना सकें, लोन्स के जो तरीकाकार हैं उसको इजी बना सकें. इसके अलावा अगर नेक्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको इजी करना चाहिए. इजी इन अ सेंस करना चाहिए कि हमें एक्सेसिबल बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम में हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है कि ऑनलाइन हमें हर चीज़ करनी पड़ी है. ऑनलाइन एक तो नेट की फैसिलिटी नहीं होती सबके पास, और दूसरा ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें लाहौर भी जाना पड़ता है. ये भी एक मसला है कि फैसलाबाद में उस कदर हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं. जो हमें एक ऑफिस जो हैं वो लाहौर में है, हमारे फैसलाबाद में इतने ऑफिस अवेलेबल नहीं हैं. तो जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं चैम्बर में, जो डेली बेसिस पे मुझे विजिट भी करते हैं, उनका एक जो कंप्लेन ये होती है कि गवर्नमेंट जो है वो लोन को प्रोसेस नहीं कर रही. तो अगर एक नया बंदा है, एक नया स्टूडेंट है, वो जॉब उसको उस तरह से नहीं मिल रही, वो बिजनेस करना चाह रहा है, तो हम तो उसको गाइडलाइन देते हैं, वो अप्लाई भी करता है. उसका प्रॉब्लम ये है कि वो प्रोसेस नहीं हो रहा. लोन जो प्राइम मिनिस्टर का लोन है या पंजाब रोजगार स्कीम है वो प्रोसेस नहीं हो रही. तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि एक तो इसको इजी करें लोन के प्रोसीजर को. बेशक इसमें ये कर लिया जाए कि अगर हम लोग छोटी प्रपोजल ले लें, उसके लिए हम लोग अगर जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, अगर वो एक छोटी प्रपोजल ले लें और उसको बिल्कुल एक जो BIC बने हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो दे रहे हैं ऑलरेडी, लोन दे रहे हैं, कर्जे या जो भी उसमें बिजनेस स्टार्टअप के लिए दे रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो सबको नहीं मिल रहे. जो जहाँ तक मेरी रिसर्च है कि वो सबको नहीं मिल रहे. और इसमें ये होता है कि अगर एक बंदा नहीं उसको जॉब मिल रही, वो गरीब है, मतलब एक अगर पढ़ा लिखा चले, एक पढ़ लेता है, मुश्किल से वो पढ़ता है, एक गरीब है, उसको जॉब नहीं मिल रही, उसको पैसे नहीं,
तो अब वो क्या करेगा, मेरे पास तकरीबन डेली बेसिस पे ऐसे लोग आते हैं कि जो यही शिकवा करते हैं कि हम बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सबकी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इसको इजी बनाएं प्रोसेस को, क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक कोई बंदा उसको शुरू नहीं। हम लोग ये तो बात करेंगे कि टैक्सेशन का ये रूल्स है, फलां ये रूल है, फलां ये रूल है, लेकिन हम लोगों को ये प्रपोजल होनी चाहिए कि एक बंदा अगर बिजनेस करना मैं ये चाहता हूं कि गवर्नमेंट रीजनल लेवल पर एक ऐसे इंस्टीट्यूट कायम कर दें इनसाइड ऑफ बैंक की बजाय ऐसे इंस्टीट्यूट कायम करे जो बेहतर तौर पर लोन्स जो है वो प्रोवाइड कर सके, ताकि ये है कि असेस हो सके और बिजनेस जो है वो मैक्सिमम कर सकें, बिजनेस डेवलपमेंट हो सके। तो ये प्रपोजल हमें लाइक अब प्री बजट प्रपोजल आप लोगों ने ये सेशन आज करवाया है, तो ये प्रपोजल हमें देनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग जो है वो ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, तो ट्रेनिंग्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि स्मीडा जो है वो मैक्सिमम फ्री ट्रेनिंग्स करवाता है। हमारा बेसिकली मकसद ये होता है कि हम लोग जो है वो एक ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहा है उसको हम लोग ग्रो कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रीजनल लेवल पर या पूरे पाकिस्तान में या फैसलाबाद में हमने मैक्सिमम जो है वो अगर 1-1.5 साल में पिछले में मैंने जो है 25 ट्रेनिंग्स करवाई हैं। तो इसका बेसिक मकसद यही होता है कि हम लोग जो है वो मैक्सिमम जो है एक तो एक्नॉलेज कर सकें, और दूसरा जो है वो नया जो एसएमई है, नया बंदा बिजनेस करना चाह रहा है, उसके लिए बेटरमेंट हो सके कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे। और उसको अगर किसी चीज़ की आगाही नहीं है, उसके अलावा हम लोग नीड बेस्ड टॉपिक्स भी देखते हैं। अगर किसी को कोई टॉपिक स्पेशल उसको चाहिए कि उसने लाइक किसी अगर चीज़ की आगाही नहीं है उसको, वो ये चाह रहा है कि हम मुझे आगाही दी जाए, तो हम लोग उससे भी पूछते हैं कि आपको किस चीज़ का नीड है, किस टॉपिक की नीड है। अभी हमारा ये प्लान बना है, हम लोगों ने एक ट्रेनिंग नीड असेसमेंट पूरे पाकिस्तान में चैम्बर्स को ये लेटर लिखा है। उसमें हम लोगों का ये प्लान है कि जो रीजनल वाइज मैक्सिमम जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जो है टॉपिक्स हैं उसको हम लोग लें और हम लोग स्पेसिफिकली उस पे आए, ताकि हर रीजन का जो है वो डिफरेंट मसला है। हर रीजन का जैसे फैसलाबाद है उसके टॉपिक्स और हैं, लाहौर के टॉपिक्स और हैं। तो इस तरह से हमारी जो कोशिश तो ये है कि मैक्सिमम जो लोगों को एक्नॉलेज किया जाए। बाकी रही बिजनेस को स्टार्टअप्स की बात, तो वो जब तक पैसे नहीं होंगे तब तक कोई बंदा बिजनेस नहीं कर सकेगा। तो ये मेरा प्रपोजल ये है कि जो लोन है उनको आसान किया जाए और उनको असेसेबल बनाया जाए। थैंक यू। थैंक यू जी शमान साहब, आपके बड़े अच्छे पॉइंट्स आए इस मीटा की तरफ से। अच्छा जी, अब हम सेकेंड राउंड शुरू करते हैं। मेरी इसमें आई थिंक टेकिंग लीड फ्रॉम डॉक्टर इरफाज कमेंट, अगर हम थोड़े से प्रिसाइज होके हम एक या दो प्रपोजल्स 3 एरियाज में दे सकें, और उसके ऊपर ऑफ कोर्स फिर हमारी टीम मजीद काम करेगी और मैडम को हम कोशिश करेंगे कि जितना टेंजिबली उसको प्रेजेंट कर सकें हम करें। सो अगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकूं कि मुझे कुछ टैक्स से रेलेवेंट कुछ आए हैं, तो अगर स्पेसिफिक होके हम टैक्स से रेलेवेंट प्रपोजल दे सकें, यानी रेवेन्यू साइड से। दूसरा, एक्सपेंडिचर साइड पे पीएसडीपी के लिए अगर आप कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो सजीद साहब की बात से भी, रेक्टर साहब की बात से भी समझ आई कि कैपेसिटी के काफ़ी इश्यूज हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं जो आपकी लेबॉर्ट्रीज हैं, क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्रीज हैं, उनकी अपग्रेड। पता लगा कि नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में बहुत सारी टेस्टिंग है जो कि इंडस्ट्री इधर आके करती है। तो इस तरह की कैपेसिटी जो है वो बिल्डिंग के ऊपर जो फंड्स लग सकते हैं, या फॉर एग्जांपल हमें कुछ लोगों ने बताया कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक सर्टिफिकेट आपसे मिस हो जाता है तो यू हैव टू गो बैक टू द मेन सिटी एंड गेट दैट सर्टिफिकेट। इस तरह के अगर कोई स्पेसिफिक प्रपोजल्स आप दे सकें रेवेन्यू साइड पे, दूसरा पीएसडीपी के लिए, और तीसरा अगर आप दे सकें फॉर द इंसेंटिव स्कीम्स जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या समेडा की तरफ से आती है। तो अगर सर इजाज़त दें तो मैं स्टार्ट रेक्टर साहब से करता हूँ। सर अगर आप काइंडली कोई अगर आपके जहन में 2-3 हो स्पेसिफिक प्रपोजल्स हो दे दें, हमारी टीम के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, फिर हम इन्हीं चीज़ों को गवर्नमेंट में फ्लोट कर देंगे। थैंक यू सर। जी थैंक यू वेरी मच जी। बड़ा अच्छा आपने सारा सेमिनार किया, और भी जो स्पेसिफिक बात है वो ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग का आपने जिक्र किया,
और जाहिर है कि इनोवेशन हो या वैल्यू एडिशन हो या डाइवर्सिफिकेशन हो, ये मुमकिन नहीं कि तब तक जब तक ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ना मिले और R&D जो सपोर्ट है जो इदारों से मिलनी चाहिए वो ना मिले। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि हमें पाकिस्तान में एक ऐसे R&D सेंटर की ज़रूरत है जो NTU में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है कि जो एक वर्ल्ड क्लास लेवल का हो। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वर्ल्ड क्लास नहीं बना सकते जब तक कि आपके पास ऐसा इंस्टीट्यूट ना हो वर्ल्ड क्लास जो कि उसको सपोर्ट कर सके, जो कि लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं टेक्सटाइल में। अब $800 बिलियन की मार्केट में हम $13 बिलियन पे खड़े हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं बना पाते जो कि बाकी दुनिया बना रही है। उसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए और जो R&D चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि कम से कम आप एक 2 बिलियन रुपीस जो है ना, कम से कम चाहिए आपको स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स बनाने के लिए, जो कि इंटरनेशनल लेवल की हों और जो कि R&D की में पूरी सपोर्ट करें। इनको ऐसी नई प्रोडक्ट बना के उसकी सैम्पलिंग करके दें और उसकी टेस्टिंग करके दें जो कि इंडस्ट्री बना सकती है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो मेरी तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट होगी, अगर एक चीज़ भी हो जाए। और ये पाकिस्तान में एक वाहिद एक सेक्टर है टेक्सटाइल का कि इसमें हम एजुकेशन में वर्ल्ड क्लास बनना बड़ा ईजी है। क्यों कि हमें इस वक्त पता है कि पूरी दुनिया में टेक्सटाइल की कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो क्या कर रही है, वो हमारा उनके साथ एक लिंकेज है, कोलैबोरेशन है। वो अपनी लैब में कहाँ खड़े हैं हमें उसका पता है। हम उनके हिसाब से तकरीबन 50% के करीब खड़े हैं, लेकिन हमारे पास अभी 40 प्लस जो है ना टेक्सटाइल में PhDs करके लोग आ गए हैं पूरी दुनिया से। और एक तरफ तो हमारे पास PhDs का पूल है और दूसरी तरफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का पूल है, लेकिन अब जाहिर है उन्होंने R&D करनी है, वो इक्विपमेंट के ऊपर करनी है। तो इक्विपमेंट अगर स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं होगा, जिसने प्रोडक्ट डेवलपमेंट इक्विपमेंट और टेस्टिंग इक्विपमेंट, तो फिर आगे रिसर्च नहीं होगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम 2 बिलियन रुपीस का एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च सेंटर जो है वो टेक्सटाइल और क्लोथिंग के ऊपर बनाया जाए और जो कि सपोर्ट करे इंडस्ट्री को वैल्यू एडिशन में और इनोवेशन में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी मियां साहब, थैंक यू। शुक्रिया जी, वंस अगेन मैं मशहूर हूँ। अच्छा जी, इस वक्त मैं चंद गुजारिशात ये पेश करूँगा। सबसे पहले तो मैं, जैसे समीडा वालों ने भी एक हाईलाइट किया है कि मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त होगी कि कम से कम 100 अरब रुपए जो है सिर्फ SME सेक्टर के लिए मुख्तस करें, फंड जीरो रेटेड पे। जिस तरह आपने रीफाइनेंसिंग दी थी, इस तरह अब आप ये एक हमें बिजनेस प्रमोशन के लिए दें SME को, लेकिन इसके अंदर आप ये कदर लगाएंगे कि इसकी मालियत जो है 150 मिलियन रुपए से ज्यादा का बिजनेस करने वाला इसको अप्लाई नहीं कर सकेगा, जो कि प्योर स्मॉल ट्रेडर्स के, स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर आएगा। और कॉटेज इंडस्ट्री को इसमें फौकियत दें और उसका मैक्सिमम जो फंडिंग है वो आप 5 करोड़ से ज्यादा नहीं करेंगे, 50 मिलियन से ज्यादा नहीं करेंगे, ताकि मैक्सिमम लोग उससे फायदा हासिल कर सकें और छोटे ताजर और कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसको फोकस करके प्रमोट कर सकें। इसके अलावा मेरी डॉक्टर अरफा इकबाल साहब को मैं पूरा सुन नहीं सका, लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरह पोटेंशियल उन्होंने शो किया है, इन पे जो मैंने बातें सुनी है, तो उसके अंदर मैं सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगा कि फैसलाबाद के अंदर फेडबैंक एंड इलामा इकबाल हम इसके लिए पिछले 4 साल बल्कि हो गया, कोविड से पहले लाहौर में मैंने असम इकबाल साहब से एक मीटिंग की थी और उसमें पंजाब के जितने चैम्बर और स्मॉल ट्रेडर थे मेरे साथ थे, उनके अहदेदारान। तो वहाँ ये तय हुआ था कि फैसला इस जो इंडस्ट्रियल स्टेट है इसके अंदर हम SME के लिए अलग से एक जो है ब्लॉक बना देंगे। अंदर 2 एकड़ तक जो प्लॉट है, ½ एकड़ से 2 एकड़ तक के प्लॉट बना के उनको दिए जाएंगे ताकि वो कर सकें। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि अभी मुझे मैंने अप्लाई करना था खुद अपनी एक छोटी इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो मुझे पता चला कि उसको आपने जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसकी कितनी ज़्यादा उन्होंने उसके अंदर वो कम्प्लिकेशंस रख दी हैं कि मेरे लिए वो चीज़ें प्रोवाइड करना मुश्किल हो रहा है इस वक्त। और जबकि मेरा रिकॉर्ड इतना ज़बरदस्त है अपना, मैं समझता हूँ, क्योंकि SME के अंदर ये प्रॉब्लम है कि हम खुद आजे खुद अजी, हमारे पास ना फाइनेंस के लोग होते हैं, ना हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर जो कॉस्टली अफोर्ड कर सकते हैं। लिहाजा हमारी कोशिश होती है कि हमने अपना इदारे को खुद चलाना है, चाहे वो छोटा
कॉटेज इंडस्ट्री हो, चाहे वो फैक्ट्री हो या दुकान हो या जो भी है। तो लिहाजा इसके लिए आप उसको प्रोप्राइटर बेस पे एसएमई के लिए कम से कम ये अलाउ करें, क्योंकि वहां पे इन्होंने कदम लगा दी है कि आप एओपी बनाएं या उसको लिमिटेड कंपनी बनाएं फिर देंगे। तो इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट कल्चर को आप जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरी इस्तदा है, ये मेरी हम्बल सबमिशन है कि एसएमई के लिए आप कोई 20%, 25%, जो भी आपने 30% शेयर रखें, ताकि एसएमई भी आपके साथ शाना पशाना खड़े होकर अपनी इंडस्ट्री लगा सके और उसमें आगे बढ़ सके। लास्टली मैं फिर वही बात करूंगा कि जो मैंने ये बात की है कि आप जीरो रेटेड फंड करें, इसको आप जरिए एफपीआर इस तरह कर लें कि जाहिर है कि नादरा के पास रिकॉर्ड होगा तो हमारा एफपीआर के पास भी रिकॉर्ड प्रॉपर होगा। इसमें हम चाहते हैं कि हमारा खासकर जो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर का एक विजन है कि हम जो टैक्स कल्चर था उसको फरोग देना चाहते हैं। हम करें अपना लोगों में डाइवर्ट हो, ये ना हो कि जो लोग फंस चुके हैं टैक्स में उनको आप दबाते जाएं, उनके ऊपर परसेंटेज बढ़ाते जाएं और जो लोग नहीं दे रहे वो एंजॉय करते जाएं। हम ये चाहते हैं कि इसको ऐसा सिस्टम दें ताकि इनकरेज करें कि टैक्स देने वाले को ये सहूलत मिल रही है, नॉन टैक्स को ये सहूलत नहीं मिलेगी। लिहाजा एफपीआर के जरिए मैं अपनी एप्लीकेशन अपनी आईडी के अंदर जाके सबमिट कर दूं और वो मेरा देखें कि मेरा वॉल्यूम बिजनेस क्या है, मेरे पास एसेट कितने मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं, उसका जो पोर्शन है, अगर तो मैंने कोई 5 करोड़ या 10 करोड़ या 7 करोड़ के ऐसे डिक्लेयर किए हैं तो उसका मुझे 30%, 50% तक का जो लोन जो है वो जीरो है कि आइंदा साल मेरा टैक्स कितना उस वजह से बढ़ा है, कितने पैसे मैंने गवर्नमेंट से स्टेट बैंक से लिए और उसके बाद मैंने अपने बिजनेस को का भी रोल उसमें अहम होगा। और समीडा के जरिए ये एप्लीकेशन किया जाए कि 20 लाख तक का फंड जो है ये जो है दे सके उनके स्वास्थ्य पे, लेकिन आपको ये रिस्क लेने होंगे और ये जो हमारे छोटे ताजर हैं, दुकानदार हैं, उनको इनकरेज करना होगा ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। अदरवाइज हमारे मुल्क में जितना 1450 अरब रुपया गवर्नमेंट आया, अपनी इंडस्ट्रियां एक्सटेंशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, नौकरियां मिलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, टैक्स मिलेगा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, लेकिन इसको एसएमई के लिए भी करें, नॉन एसएमई का इस्तेमाल काइंडली ना करें, उसको प्रॉपर तरीके से करें। मैं बल्कि यहाँ पे एक्नॉलेज करूंगा डॉक्टर साजिद अमीन साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं और मुझे ये वो कहते हैं कि एक सवाल पैदा हो रही है कि मैं उनसे मिलूं जल्द ताकि उनसे बैठ के कुछ ऐसे चीजें बना सके हम जिससे आने वाले बजट में हमारे एसएमई को सही फायदा। सर मेरा एक सवाल है, आपने जितनी वजह है लेकिन वो सारी गवर्नमेंट के ऊपर फोकस है, कुछ आपको लगता है कि आप लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग और जिस तरह समीडा ऑलरेडी कर रहा है उसमें क्या बेहतरी हो जा सकती है, जिस तरह इन्होंने ट्रेनिंग का कहा? जी, इसके अंदर देखिए हम चैम्बर्स का रोल ये होता है कि अपने नए एंटरप्रेन्योर्स को भी एक्नॉलेज करते हैं। वहाँ पे जब हमारे पास कोई भी बंदा आता है बिजनेस के लिए, हम समीडा से भी ऑन बोर्ड होते हैं, हमारा समीडा के साथ भी ताल्लुक है, लेकिन समीडा ने अभी कहा कि नहीं, हमें बैठे चैम्बर में वहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना ऑफिस के ऑफर देता हूँ कि मेरे पास आए, मेरे पास मैं वाईफाई की सहूलत मौजूद होगी, टेलीफोन इनको दे दूंगा, एक ऑफिशियल नंबर सरकारी लगे हुए हैं, एक नंबर इनको एलोकेट कर दूंगा, वहाँ बैठे वहाँ यूज करें। लेकिन जो असल इनका काम है करने का वो यही है कि समीडा जो है, हम भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम भी सब कुछ कर रहे हैं, ये चीजें हम रेगुलर कर रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ चैम्बर्स में हम अपने सेमिनार करवाते हैं, फंक्शंस करवाते हैं, अपने लोगों को आगाही देते हैं और उनको ये चीज बताते हैं कैसे। बात वही आ जाती है, जब पैसा ही नहीं होगा आपके पास तो आप बिजनेस क्या करेंगे, आप आएंगे क्लास लेंगे चले जाएंगे। अब ये यूनिवर्सिटी है, मुझे आज इस यूनिवर्सिटी के साथ 86 के साथ मैं मुंसलिक रहा हूँ, क्योंकि मेरा कारोबार टेक्सटाइल से वाबस्ता था, टेक्सटाइल मशीनरी और पार्ट्स का मैं काम करता। तो यहाँ पे एक टेक्सटाइल मैगजीन निकलता था, वो मैगजीन जो है मैं उसको ऑन करता था, उसके साथ वो करता था। मुझे एक दफा चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया सरीना में, तो वहाँ में मैंने बात की थी, आज को 15-16 साल शायद पुरानी बात। मैंने कहा जी आने वाला वक्त जो है अब आपकी इंजीनियरिंग नहीं चलेगी, आपको कंप्यूटर के इंजीनियर जो है वो मात दे देंगे, आपके दफ्तर में बैठ के हर चीज हो रही है, ये देखें ना, ये शायद दुनिया बदल रही है। अब आपने अभी तक हमने टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का बड़ा रोल है, इन्होंने बहुत से ग्रेजुएट पैदा किए, पीएचडी पैदा कर दी, लेकिन हमने क्या किया, हमने तो कोई आज तक एक मशीन ऐसी नहीं बनाई कि टेक्सटाइल कंट्री है और हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है, हमने वो डिजाइन नहीं की जो मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, यहाँ पे डॉक्टर साहब भी सुन रहे हैं कि हमें इस तरह फोकस करना है, गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करना है, प्राइवेट सेक्टर को साथ मिलाएं, हमें भी मशीनें बनानी है। ये चाइना से मशीनरी आ रही है, स्विट्जरलैंड से आ रही है, जर्मनी से आ रही है, ये सारी मशीनें हम लाके
हम इस पे बहुत मान से कहते हैं हमने इतनी प्रोडक्शन बढ़ा दी, हमने इतनी प्रोडक्शन ज्यादा कर दी, इतने % प्रोडक्शन ले गए, वो हमारा कमाल नहीं है, वो मशीनरी का कमाल है। लिहाजा मेरा शौक है, मैं दुनिया के बहुत से मुल्क घुमा हूँ, गया हूँ, और मैं खासकर टेक्सटाइल से रिलेटेड एग्जीबिशंस को लेके जाता हूँ। पाकिस्तान में 2 साल पहले, कोविड से पहले, स्पेन में जो टेक्सटाइल इक्मा हुआ है, वहाँ पे फैसलाबाद का 50 फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री लेके गया पाकिस्तान की तरीका, पहला इतना बड़ा डेलीगेशन था, और अल्हम्दुलिल्लाह 100% जेन्युइन लोग थे, सारे वापस आए, कोई स्लिप होने वाला नहीं था। जो लोगों ने होता है, कंसेप्ट होता है कि लोग शायद इसलिए वीजे लगवाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये ट्रेनिंग का हिस्सा था कि हम बच्चों को लेके जाते हैं। और मैं कहता हूँ कि आप जैसे इदारे भी है, गवर्नमेंट भी इस पे करे कि हर साल अल्लाह करे ये कोविड से हमारी जान छूटे, तो हमें इंटरनेशनल मार्केटों में वफूद जो है चैम्बर्स के जरिए खुद हमें लेके जाने चाहिए, ताकि वो इसलिए नहीं कि ये बिजनेस करने जा रहे हैं, इसलिए कि उनकी ट्रेनिंग हो, उनको पता चले दुनिया की रिक्वायरमेंट क्या है, हमने किस स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट बनानी है, किस तरह उसको करना है, दुनिया किस तरह उसको देखती है, किस तरह उसकी खरीदो फरोख्त करती है, ताकि वो आए तो उनके अंदर भी वो फिर हौसला हो कि वो पैसा खर्च करें। शुक्रिया सर। डॉक्टर शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से, वो उनका भी एक पॉइंट है सर। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है कि हमारे पास टेक्सटाइल के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके पास बिजनेस करने के लिए या फर्दर रिसर्च करने के लिए उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते, तो उनके लिए एक फंड जो है वो एलोकेट किया जाए कि वो ग्रेजुएट्स जो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसके बाद अगर हमारे इंक्यूबेशन सेंटर है बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसमें भी ये प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट को फेस करना पड़ती है, तो एक ऐसा फंड जो है वो एलोकेट कर दिया जाए ताकि जो बच्चे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं उनको उस फंड से जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। जी, थैंक यू। मैं एक तो बात करना चाहूँगा जी, एक PSDP की आपने बात की है, तो मैंने पहले भी एक प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को मैंने प्रपोजल कह सकते हैं या मैंने सजेशन दी थी कि एक SME फैसिलिटेशन सेंटर होना चाहिए। उसका मकसद ये है कि हमारा एक ऑलरेडी मुल्तान में भी है स्मीडा का, तो वो बहुत बेहतर चीज़ इसलिए है कि वहाँ पे अंडर वन रूफ हम लोग तो काम कर रहे हैं। डेफिनेटली जो हमें टारगेट दिए जाते हैं या हम लोग जो नई जो चीज़ें आती हैं हम लोग उनको उजागर करते हैं और बेहतर तौर पर हम लोग उनको प्रेजेंट करते हैं। प्रॉब्लम इज दैट के SME फैसिलिटेशन सेंटर का बेसिक मकसद ये है कि मैंने पहले भी ये बात इसलिए की थी कि फैसलाबाद में ऑफिस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये आप लोग भी इसको करेंगे। फॉर एग्जांपल अपनी अपनी राय होती है, मैं अपनी राय देने का हकदार हूँ कि जैसे HEC का ऑफिस है, मिसाल के तौर पर, अब ये थोड़े बड़े लेवल की बात हो जाएगी, शायद इधर सूटेबल नहीं है, लेकिन मैं ये करना चाहूँगा। अगर किसी को HEC का ऑफिस विजिट करना है उसको फॉर अटेस्टेशन, बिकॉज अटेस्टेशन इज कंपल्सरी नाउ फॉर एवरी जॉब, मतलब हम लोग जॉब की बात करते हैं क्योंकि जब जॉब ही नहीं होगी, या बिजनेस है या जॉब है, आप नया अगर कोई ग्रेजुएट होता है उसको अगर जॉब नहीं मिलेगी तो सेकंड ऑप्शन उसके पास बिजनेस है। तो चूंकि आप PSDP की बात कर रहे थे, तो मैं ये चाह रहा था कि के तौर पर अगर दे सकें कि फंड्स तो ठीक है, लाजमी हैं, जैसे मियां जफर साहब ने भी बात की है कि फंड्स जो हैं वो SMEs के लिए होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। तो फैसिलिटेशन सेंटर का 2-3 मकसद हैं कि उसको हम लोग एक तो फ्रॉम एवरी काइंड यूज़ कर सकते हैं, लेसन्स के पर्पज़ के लिए, और दूसरा जो आगाही देने के लिए, टैक्सेशन के पर्पज़ के लिए, या डिफरेंट जो SCCP वगैरह, SCCP का तो ऑलरेडी ऑफिस है चैम्बर में और मुख्तलिफ चैम्बर्स में होता है, लेकिन ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है ये लाजमी है। और इसके अलावा जो ऑफिस की मैंने बात की थी, जैसे एग्जांपल मैंने HEC की दी है, तो वो भी फैसलाबाद में होने चाहिए ताकि हर बंदा जो है वो हमें लाहौर जाना पड़ता है, फैसलाबाद की बात कर रहे हैं ना हम, तो फैसलाबाद को हमने बेटर बनाना है। तो ये भी एक बिजनेस रेगुलेटरी में ही आता है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो अगर निकला है, वो उसको बेचारे को अगर फर्ज करें एक दफ़ा HEC उसको वापस भेज देता किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से, डेफिनेटली हमारे कंट्री में थोड़ा सा ये मसला ये लाजमी है
कि किसी वक्त में एक बंदे के लिए रूल है और दूसरे के लिए रूल नहीं है। तो अगर उसको HEC मेरे अभी माइंड में कोई और एग्जांपल नहीं आ रही, मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं प्रॉपरली जी बिल्कुल 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 इजाजत है। अच्छा, ये जैसे फैसिलिटेशन सेंटर की बात की, हम ऑलरेडी भी गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं और इसमें हमने डीपी साहब को भी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स में मदद दिया था, उनसे बात की थी कि फैसलाबाद स्टेट बैंक के बिल्कुल साथ एक प्रॉपर्टी पड़ी है और वो जगह जो है उस पर बार-बार कब्जे की कोशिश की गई है। चैम्बर्स जो हैं वो कोई प्राइवेट अदारे नहीं है, चैम्बर बाकायदा एक लाइसेंस के तहत वजूद में आते हैं और जिसके ऊपर जब भी कोई इरेगुलरिटी नजर आए तो उसके ऊपर रेगुलर चेक का कदर होता है जो कि सरकारी है। लिहाजा इसको आप सरकारी हैसियत दे के बजट के अंदर लेके जाएं और हमें तमाम चैम्बर और स्मॉल ट्रेडर्स को हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ जहाँ इस समय वजूद आ चुका है को 2 से 4 एकड़ जगह दे, 2 से 4 कनाल जगह दे दें हमें, ताकि हम उसके अंदर बिल्डिंग बनाए। उसके अंदर जैसे अभी बात कर रहे थे समीजा से, हम चाहते हैं कि उसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट के तमाम रेवेन्यू और फैसिलिटेशन इदारे, चाहे वो ट्रैफिक का हो, चाहे वो एक्साइज का हो, चाहे वो सोशल का हो, चाहे वो EOBI का हो, इसी तरह गवर्नमेंट स्टेट बैंक का हो उसके अंदर बूथ, इसी तरह हमारा इनकम टैक्स का हो, इसी तरह हमारे जितने भी नादरा का हो, पासपोर्ट का हो, इसमें हम चाहते हैं कि वो हमारा ताजर एक दफा आए तो उसी के अंदर वो घूम के अपने काम कराए। उसके लिए कभी गुलिस्तान कॉलोनी, कभी पीपल्स कॉलोनी, कभी निशाताबाद चक्कर न लगाने पड़े। ये इनका कंसेप्ट है और इसके ऊपर हम ऑलरेडी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें वो कर दिया जाए ताकि हम वन विंडो ऑपरेशन के अंदर सारे जो है वहां पे बैठ के उसको करें। और इसी तरह उसके अंदर हमारी विश होगी कि हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आइटम्स हैं पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट हो रही है, हमारी वो चीजें, हमारे बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी एक्सपोर्ट हो रही हैं और बड़े ब्रांडेड कंपनियों को हो रही हैं जिनका पाकिस्तानी आवाम को पता भी नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि उनके डिस्प्ले भी वहां पे हो ताकि जब भी कोई हमारा फॉरेनर एम्बेसडर या कोई ऐसी शख्सियत आए तो उसको मुख्तलिफ जगह पे ढूंढना ना पड़े जाके कहाँ पे है हमारा, वो एक छत के नीचे जैसे एंकर हो तो उसको वहां पे छोटे छोटे वो डिस्प्ले सेंटरों में वो अपनी प्रोडक्ट देखे ताकि हमारी एक्सपोर्ट को जो सपोर्ट मिल सके। मैं आखिरी मिनट में वाइंड अप करूंगा, मैं पहले ऑलरेडी बहुत टाइम ले चुका हूँ, कोई बात नहीं। एक जो मियां साहब ने मेरी बात को कंटिन्यू किया, जो SME ब्लॉक की बात कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर इन्होंने प्रपोजल वगैरह जो भेजी हुई है उसका भी बहुत बड़ा इकदाम है और हम जो मज़ीद इंशाल्लाह आप लोगों से कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, कोई बेहतरी मज़ीद आ सके। आज की जो एजेंडा है और मीटिंग है वो बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त रही है और मेरा तो क्योंकि हमें NTU से तो ख़ास हमारा लाइजून रहता है, हमारे मतलब CEO साहब भी विज़िट कर चुके हैं और बाकी इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट भी, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट अटेंड की है और नेक्स्ट जो सजेशंस हैं और नेक्स्ट जो मीटिंग्स हैं इस तरह होती रहेंगी। इनका बेसिक मकसद यही होता है कि हम लोग पॉइंट्स को उजागर करें और फिर जब बंदा बैठा है फिर टाइम को भी नहीं देखना चाहिए इतना ज़्यादा। ठीक है, मसरूफियात होती हैं, मैं भी अपनी हेल्थ के बावजूद मैं आज आया हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरी था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इंटरेस्ट शो हुआ कि मैं ये आज अटेंड करूँ, तो हर एक को टाइम भी देना चाहिए। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके। जी सजीद साहब, आपका अगर बड़े प्रिसाइज से अगर कोई सर रिकमेंडेशन हैं तो। Thank you very much. I think I have got 4 items on that one. Number one, there is Europe is going for a sustainable textile policy. So that's where we would like that the PITB to take a lead and make sure that हमारी voice वहाँ पे हो. It should not affect our textile industry. Right now it's on a consultation side. So उस consultation में पाकिस्तान का एक leading role textile की side पे, European सस्टेनेबल टेक्सटाइल का जो उनकी पॉलिसी आ रही है उसमें हमारी एक से होनी जरूरी है। एक ब्रांडिंग पंजाब को या इवन फैसलाबाद को टू ब्रांड इट इंटरनेशनली, दैट्स एन इंपॉर्टेंट वन। बिजनेसेस ये इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। अगेन इट कम्स डाउन टू द इन्वेस्टमेंट एजेंसीज ऑफ द कंट्री व्हिच फंड दैट एंड द गवर्नमेंट फंड दैट एंड दे हाईलाइट दैट वन। सो ब्रांडिंग एक ओवरऑल पाकिस्तान की ब्रांडिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे बिजनेसेस के लिए। गवर्नमेंट साइड पे एक और एरिया विच इज द कंसोलिडेशन ऑफ ऑल द गवर्नमेंट पेमेंट्स, जिस तरह प्रोविंशियल और फेडरल पेमेंट्स उन्होंने करनी है, चाहे वो टैक्सेस की हैं चाहे लेबर लॉज के अंडर है। सो वो अब हमारे पास ऐसी डिजिटल
कैपेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं विद इन पाकिस्तान, जहां पे ये एजेंसीज ऑलरेडी ऑनलाइन पेमेंट्स ले रही हैं. इट्स जस्ट दैट कंसोलिडेट दैट एट अ वन प्लेस, ताकि बिजनेसमैन की इंटरेक्शन जो है rather than with the different department they can go with one. And last, I think already उन्होंने highlight किया था SME के लिए segregation of loans, जो अभी भी बात हो रही थी कि 150 million से अगर स्टेट बैंक ने already define किया हुआ है, तो there has to be a specific amount allocated for SME. 2018 से स्टेट बैंक ने भी policies दी हुई हैं. इसके अलावा हमारे पास SCCP से भी कुछ डेफिनेशन और फैसिलिटेशंस आई हुई हैं इन टर्म ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए देयर इज नो एजेंसी हु कैन इंश्योर दैट. वो सेल्फ रेगुलेटरी एजेंसीज हैं और वो अपने आप को खुद रेगुलेट कर रही है. सो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग वॉइस. एंड अगेन PITB के लिए हमारी ये डेफिनेटली एक सजेशन होगी, if based on those policies and where the SME we all feel is a backbone of any economy, so we need a louder voice on that, जहां पे chambers collectively एक government agency को दूसरी government agencies के साथ engage करने में facilitate कर सके, क्योंकि chambers की conversation versus PITB की conversations बहुत फर्क होंगी इस हवाले से. और एक छोटा सा पॉइंट फ्रॉम अ रिसर्च एंड डेटा पर्सपेक्टिव है, अभी डॉक्टर अरफा ने भी बात की कि वो data is an important element and the government can't do that. Unfortunately, globally, it's a core responsibility of the government agencies to make sure that the reliable information and data is consolidated and available at some point of time. चाहे वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स करे और जोनिंग के हवाले से जब बात होती है कि किस एरिया में किस तरह वो स्ट्रक्चर होया हुआ है, PITB has done a good job in term of certain sector at least. उसके अगर आप उनकी वेबसाइट पे आप जाएं तो आपको उन सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, बट गोइंग अ लिटिल बिट डीपर to bring it out in term of data, I think that's a important element for investor and businesses to understand कि उन्होंने कहाँ invest करना है as a opportunity, or at the same time matchmaking already they are doing that, but that's require a little bit more deep dive in term of the availability of data. So I think these are the 5 points I'll highlight. एक तो यूरोपियन सस्टेनेबल टेक्सटाइल की पॉलिसी पे वॉइस चाहिए, ब्रांड चाहिए, कंसोलिडेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट पेमेंट, SME के लिए सेग्रीगेटेड लोन्स एंड द डाटा एंड रिसर्च. आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू टेक लीड. कोई और इंडिपेंडेंट डाटा प्रोविजन उस तरह नहीं देखी जाती ग्लोबली जो गवर्नमेंट कैन ब्रिंग इट आउट. थैंक यू. काफी टाइम हो गया जी, वो लास्ट पे वो बोलेंगे 1 मिनट. मोहम्मद अवैस साहब, सर आपकी कोई लास्ट सजेशंस हो? प्लीज. थैंक यू जी. एज ऑलरेडी डिस्कस, एक चीज मैं जस्ट और भी ऐड करना चाहूँगा इसमें कि SME सेक्टर के लिए एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली प्रोडक्ट्स के लिए अगर हम उसके ऊपर कोई भी इन चीज कोई एक ऑर्गेनाइज किस्म का कुछ सेटअप बन जाए जिसमें एक अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही हो कि उनको अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए वो सारी चीज हो रही हो. ऑलरेडी एक बात हो चुकी है कि स्पेशल ये जो जोन्स हैं जितने भी, उसमें SME सेक्टर को श्योरली सेपरेट के तौर पे ऊपर आपको कोटा या सम परसेंटेज जो है वो एलोकेट करने की जरूरत है. टैक्सेस साइड के ऊपर भी गवर्नमेंट को ये बताने की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तो इस वक्त जो एनवायरनमेंट है वो एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस को कर्टेल करने के लिए अभी रिसेंट ऑर्डिनेंस भी दिया है. बट इस नीड को रियलाइज करवाने की जरूरत है कि इंडस्ट्री लगाना आज के टाइम में पाकिस्तान में इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो इंडस्ट्री को जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, एग्जेम्पशन कंसेशंस नहीं देंगे, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग कि कोई भी इंडस्ट्री की ग्रोथ ले सकेंगे. और SME सेक्टर को क्योंकि हमारे साथ एक और बड़ा एक अटैच हो जाता है कि जो हमारा स्मॉल बिजनेसमैन है वो नॉन कंप्लायंट है, वो शायद टैक्सेस प्रॉपरली नहीं देता, तो उस इमेज को भी ठीक करने की जरूरत है. लेकिन उसके साथ साथ इस चीज को रियलाइज जरूर करना है कि उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो स्टिल एक जो टैक्स इंसेंटिव्स हैं इंडस्ट्री के, उनको इन एनी केस यानी बढ़ाना भी चाहिए रादर. और ये जो अभी रिसेंटली भी विड्रॉल्स वगैरह की हुई है एग्जेम्पशंस की, उनको रिस्टोर करने की जरूरत है. और प्रोविंशियल टैक्सेस के रेट्स को रैशनलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि रेट्स बहुत हाई हैं और शायद जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो उसको बियर ही नहीं कर सकता कि उतना टैक्सेस अगर वो कंप्लायंट करे तो शायद उसके प्रॉफिट मार्जिन और बिजनेस जो है वो वायबिलिटी नहीं रह रही होती. तो इन एंगल्स को देखने की जरूरत है ब्रीफली.
थैंक यू। डॉक्टर साजिद, थैंक यू। आपकी कोई लास्ट सजेशन? मेरी लास्ट सजेशन सिर्फ एक ही है, जैसे डॉक्टर अफरा साहबा ने भी उस वक्त कहा और सजीद साहब ने भी उसको रिपीट किया कि जो डेटा है, हम जाहिर है बातचीत कर लेते हैं हम भी, डेटा जो है वो बेसिकली इट शुड बी लेड बाय द गवर्नमेंट, और वो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। माय ओनली सजेशन, तो इस पे शायद ये शायद कोई वो वैलिड नहीं होगा कि ये गवर्नमेंट को फंडिंग नहीं है या गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। फंडिंग के अलावा और बहुत सारे तरीके हैं इसको लीड करने के, बट दैट इज लीडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। इसके बगैर आपके चाहे टैक्स लाइंस हैं चाहे इन्वेस्टमेंट हैं, उनका कोई भी जो इम्पैक्ट असेसमेंट्स हैं, उनकी जो गेन्स बेनिफिट्स कॉस्ट्स हैं, वो पॉसिबल नहीं है विदाउट इट। माय दैट इज द ओनली माय पॉइंट एट दिस पॉइंट। थैंक यू सर। डॉक्टर अरफा, आई होप कि कुछ थोड़ी सी टेंजिबिलिटी आ गई होगी प्रपोजल्स में। आप अगर कोई अपने लास्ट कमेंट्स देना चाहें प्लीज। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत सबने उसमें इंटरेस्ट भी लिया, प्रिसाइज बातें भी कुछ हद तक हुई हैं। पहले तो मैं अभी जवाब दे दूं, जो डाटा की बात हो रही थी कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अक्रॉस द ग्लोब होती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि ये हुकूमत नहीं करेगी या हुकूमत को नहीं करनी चाहिए। मैंने तो एक प्रैक्टिकल लेवल पे बात की थी। बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमारा डेफिनेटली, हमारा जो ऑफिशियल डाटा आता है वो बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स को ही हम मानते हैं कि जब उसको हम सोर्स कोड कर देते हैं तो एंड ऑफ स्टोरी वो डाटा हमारा ऑथेंटिक डाटा है, ऑफिशियल डाटा है। इसी तरह ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अलावा ये हमारा जो एफबीआर के जो आते हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से डाटा आता है, ये हमारे ट्रेड के डाटा और ये स्टैटिस्टिक्स वहीं पे हमारे लॉक हो जाते हैं, बिकॉज ऑफिशियली हम उससे हट नहीं सकते। इनफैक्ट हमारे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डाटा जो ट्रेड का होता है वो ट्रेड मैप से थोड़ा डिफरेंट होता है, फॉर रीजंस आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल। तो उसमें हम जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो हम ट्रेड स्टैटिस्टिक्स को नहीं लेते बल्कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को लेते हैं, क्योंकि वो हमारा ऑफिशियल डाटा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब उस वक्त ये था, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट अ लिटिल बिट, कि जैसे एसएमई का डाटा है, जैसे सेक्टर वाइज कंपनीज का डाटा है, इस डाटा में अगर प्राइवेट सेक्टर हेल्प करता है एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट सजेस्टिंग कि ये होना चाहिए, जैसे लाहौर चेंबर है, उनके पास बहुत सारा कंपनीज का डाटा, आप सेक्टर उनके उस पे वेब पे जाके डाल दें, उस सेक्टर की कंपनीज निकल आती हैं। बट देन माय पर्सनल फीलिंग इज दैट इट इज नॉट अपडेटेड। वो हजारों कंपनीज का डाटा, इतनी हजारों कंपनीज ऑपरेटिव है ही नहीं, इतनी ऑपरेटिव होंगी ना अगर हर सेक्टर में, तो पता नहीं पाकिस्तान किधर पहुंचा होता। तो मेरे हिसाब से आई डोंट हैव एनी एविडेंस टू से दैट बिकॉज आई डिड नॉट चेक ईच एंड एवरी कंपनी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो डाटा बहुत सिफ्ट हुआ हुआ है। एससीसीपी से मैंने एक वक्त में डाटा मंगवाया तो पता नहीं कितने हजारों का, लाखों का डाटा उनके पास पड़ा हुआ है, कंपनी मर चुकी है, जिंदा है, कोई पता नहीं। उसकी बेस पे हम आगे काम नहीं कर सकते, प्लान नहीं कर सकते। मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे बात करना चाह रही हूँ। तो अगर एसएमईज हैं या दूसरी कंपनीज हैं जो लाइव कंपनीज हैं जो काम करना चाहती हैं, दैट इज व्हाई आई टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट प्रपोजल्स। सो डाटा के पॉइंट को मैं वाइंड अप करती हूँ कि अगर ये डाटा आता है हमारे पास एंड दैट इज अ लाइव डाटा, तो हमें उसको इस्तेमाल करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसी तरह मैं ये कहूंगी कि प्रोफेसर तनवीर साहब की जो प्रेजेंटेशन है वो इतनी आला थी कि मैंने अपनी ये जो मेरी यहाँ पे बैठी हुई है मेरी टीम मेंबर, उनको मैंने कहा कि प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट करें वो हमें वो दे दें, अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर दें, बिकॉज वो है एकेडमिक थ्योरेटिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग लेवल का काम जिसने डायरेक्शन देनी है। लेकिन आगे हर कोई सिर्फ डायरेक्शन ना दे, मेरा पहले भी ये पॉइंट था। अभी बात हुई एसएमईज का स्पेशल स्टेटस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अच्छा जनाब, इसमें बात ये है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऑनलाइन मॉड्यूल को अभी अभी दिसंबर जनवरी में किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। उसकी वजह ये है कि हमारे एससीजीज में हमें बहुत कंप्लेंट्स, बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे। बीच में हर किसी का कोई अपना ब्लेम आ जाता है, सच्चा झूठा व्हाटएवर। तो उसको अब सारे को इतने साल के बैगेज को क्लीन अप करने के लिए इस्लामाबाद ने ये फैसला किया कि हम इसको ऑनलाइन करें और उसमें कोई हरज भी नहीं है। आई वुड लाइक टू हियर कि
इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को वहां पर मॉड्यूल में ऑनलाइन जाने में, रजिस्टर करवाने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मेरी टीम उनके साथ बैठे और उनके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे, बजाय इसके कि हम ऑनलाइन मॉड्यूल को रिजेक्ट कर दें। आई वुड लाइक टू एड्रेस द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। हमने इसमें ये भी किया है कि हमने BOI इस्लामाबाद से कहा है कि फॉर 3 months एटलीस्ट हम मैनुअल एप्लीकेशन को भी देखेंगे और ऑनलाइन को भी देखेंगे, ताकि अगर किसी को ऑनलाइन इस वक्त ग्लिचेस आ रहे हैं क्योंकि सिस्टम नया है, तो हम उसकी मैनुअल लेके उस पर वर्किंग शुरू कर देंगे, SEC कमेटी की मीटिंग में उसको अप्रूवल के लिए कंसिडर कर लेंगे, और फिर जैसे ही आपका सिस्टम ठीक होता है उसको सिस्टम पे भी चढ़ा देंगे। तो मैं स्पेसिफिक इश्यूज को एड्रेस करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जहां तक उनके लिए स्पेशल पैकेज का सवाल है, तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों, इसलिए कि SECP सिंगल पर्सन कंपनी को भी रजिस्टर करता है। अब सिंगल पर्सन की रजिस्ट्रेशन भी बहुत सालों से आ चुकी हुई है सिस्टम के अंदर। FBR जो है वो भी उसको रिकॉग्नाइज करता है। जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं वो SMEs के लिए लमसम मिनिमम टैक्स के कहीं पे डिपेंड्स, ट्रेडर्स है या कौन है, उसके हवाले से टैक्सेशन हो जाती है। सो कॉर्पोरेट टैक्स जरूरी नहीं है कि सब पे लगे। तो इसी तरह और एग्जेम्पशंस वगैरह है। तो सवाल ये है कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम जाना चाह रहे हैं, हुकूमत डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जाना चाह रही है, तो उसमें कंपनी को रजिस्टर करने में क्या प्रॉब्लम है, जबकि जरूरी नहीं है कि वो कंपनी को बहुत बड़ी कंपनी हो। एनी SME, एनी proprietor, sole proprietor can get registered as a single person company। और जो आपने बात की कि AOP नहीं, AOP को भी लिया जा रहा है सोल प्रोप्राइटर के साथ ही, क्योंकि AOP और सोल प्रोप्राइटर का एक सारे डायमेंशंस चलते हैं और कंपनी जो SECP से रजिस्टर्ड होती है उसके दूसरे चलते हैं। सो दिस इज इट। ब्रांडिंग इंटरनेशनली इज एक्सीलेंट, आई वुड लव टू वर्क ऑन दैट आइडिया। अवैध साहब ने बात की टैक्स रेट की और एग्जेम्पशंस की। Again, I would like to say if it will be very helpful if we can hear maybe later, अभी तो टाइम ही नहीं रहा, कि कौन सी स्पेसिफिक एग्जेम्पशन या किस टैक्स रेट की कहाँ पे कमी बेशी की बात हो रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। सॉरी मैडम, मेरी यहाँ पे आपसे हम्बल सबमिशन है, देखिए आपसे अंडरस्टैंडिंग कर पाए या मैं उसको आपको सही अपनी ब्रीफिंग नहीं दे सका। हमारा मकसद ये है कि बीइंग SME कि आप एज ए प्रोप्राइटर बेस मुझे अप्लाई करने की इजाज़त दें कि मेरी टैक्स रिटर्न है, आप 2 साल की 3 साल की टैक्स रिटर्न लें, मुझे आप फिनेंशियल बनवाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ना भिजवाएं कि मैं उसके लिए अखराजात करूं, मैं नहीं अफोर्ड करता। सेकेंडली मेरी सबमिशन ये है कि मेरा आप टैक्स का वॉल्यूम देखें और उसके अंदर देखें। मैं नहीं कहता कि आप एक नया बंदा है जिसको नहीं है, वो कारोबार भी नहीं करता, गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं था, वो 86 से बिजनेस कर रहा हूँ, मैं एज ए इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा हूँ। अब मैं SECP के पास रजिस्टर्ड करवाने जाऊँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है कि मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं ऑलरेडी टैक्स दे रहा हूँ और तकरीबन 25 लाख रुपए सालाना कम से कम मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ अपना प्रॉपर्टी। सर मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अब टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मैं मैडम का नंबर भी शेयर कर लेते हैं और आप लोग मेरे ख्याल है बायलैटरली भी ये कर सकते हैं। वो मेन आई थिंक पॉइंट जो है वो आ गया। So I will now request Dr. Bakar to give the closing remarks. उसके बाद हम एंड कर देंगे जी। Apologies, थोड़ा सा हम ओवर टाइम चले गए, लेकिन I hope। थैंक यू आहद। आई थिंक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो डिस्कशन रही है एंड आई एम लिसनिंग क्लोजली, आई एम नोटिंग डाउन क्लोजली और बहुत अच्छी ये इनपुट्स रही। और आई थिंक मैडम ने भी बहुत अच्छी बात की टू बी स्पेसिफिक। आई थिंक 2 चीज़ें जो मेरे लिए अहम हैं गोइंग आउट ऑफ दिस मीटिंग, एक तो ये है कि जाहिर है इस साल फिस्कल स्पेस जो है वो टाइट है, तो जो टैक्स रिलेटेड बेनिफिट्स हैं वो गवर्नमेंट के लिए देना जो है वो प्रॉब्ली शायद इतना ज़्यादा आसान ना हो। इनफैक्ट बहुत सारी एग्जेम्पशंस जो हैं वो विड्रॉ हो रही हैं इस साल। लेकिन जहाँ पे आई थिंक हमारे प्रपोजल्स बड़े इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो सकते हैं वो ये है कि कौन से ऐसे रेगुलेशंस हैं जिनको मर्ज करने से, क्लब करने से, मैडम ने जिस तरीके से कहा, या रैशनलाइज करने से हमारे छोटे बिजनेसेस की, हमारे एक्सपोर्टर्स की, हमारे स्टार्टअप्स की ऑपरेशनल कॉस्ट्स कैसे कम हो सकती हैं। सो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर जो है वो फोकस होना चाहिए और जो फैसिलिटेशन है वो एक बाय प्रोडक्ट होगा उसका। और वहाँ पे मेरा ख्याल है कि आई थिंक
textile, taking lead from Professor Tanveer's presentation, textile becomes the natural case कि हम अगर उसी के अंदर जो है to start with, और इस मीटिंग की आउटपुट जो है अगर हम टेक्सटाइल को ले लें और ऐसे कौन से रेगुलेशंस हैं वो पिन पॉइंट करके जो है वो FBR, मैडम के गुड ऑफिसर्स एंड ऑफ कोर्स द अदर ऑफिसर्स हु हैव जॉइंड अस टुडे इन दिस मीटिंग, टू whom आई एम वेरी थैंकफुल जी, उनको हम सबमिट कराएं और वो लाइसेंसेस, परमिट्स, रिन्यूअल्स की जो रेजीम है जो बिजनेसेस की ऑपरेशंस कॉस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, वहाँ पे हम कुछ कमी जो है वो लाने की कोशिश करें। इसके अलावा आई थिंक कि जो दूसरी एक अहम बात हुई कि बजट प्रपोजल्स तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऑफ कोर्स ट्रेड प्रपोजल्स की भी बात हुई, उसको हम सेपरेटली जो है एक सेपरेट हेडिंग में लेकर आए। और लास्टली जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की बात हुई, दैट शुड बी द थर्ड हेडिंग जी। और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्पेशली इन 2 एरियाज जहाँ पे वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट एंटरप्राइजेस जो हैं वहाँ पे ऑफ कोर्स फोकस हो। और मुझे सजीद साहब का कमेंट जो है वो बहुत अच्छा लगा कि एक्सपोर्ट एंटरप्राइजेस डजंट जस्ट मीन लार्ज एक्सपोर्टर जी, वहाँ माइक्रो एक्सपोर्टर जो है वो भी उतना ही अहम है, क्योंकि वो ज़्यादा जो है वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन के ऊपर जो है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। So very thankful to inputs from all, or I think our team should be coming back to all of you with a proceeding document as well very soon, Ji, before formal submission to the government. Thank you. Thank you, Ji. Thank you, everyone. It was a pleasure having you. Inshallah, Ji, we will get in touch with you in the future as well. Thank you, Ji. Thank you.